अच्छा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन और प्रचलित क्वेश्चन बताइए तो, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये भी एडम स्मिथ ही है, ठीक है ना। हाँ, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो एडम स्मिथ ही है। आगे आपको बताना है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन के बड़ी मिश्रित और विकासशील है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश के पास है वर्तमान में? अमेरिका के पास, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना के पास है, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे आता है। आगे आपको बताना है, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में अभी कैमा स्थान है? पांचवा स्थान है, पांचवा स्थान है, ठीक है ना। और आगे आपको बताना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? नहीं, किन्स के द्वारा, बिल्कुल सही है, जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है ना संकल्पना किसके द्वारा? तो जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल, आयात और निर्यात की अनुपस्थिति थी, ठीक है ना। जहां पे आयात निर्यात ना हो, बंद अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। आगे आपको बताना है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के को दर्शाती है, ठीक है ना। इसको संयुक्त क्षेत्र बोलेंगे, और शब्द से भी पकड़ में आ रहा है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र यानी कि संयुक्त क्षेत्र। आगे आपको बताना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला दुनिया का देश कौन सा है? पूंजीवादी, अमेरिका। अमेरिका वो तो साम्यवादी ना, पूंजीवादी है और वो साम्यवादी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत किसके द्वारा निर्धारित होता है? पूंजीवादी में पूर्ति और मांग के द्वारा, ठीक है ना, पूर्ति और मांग के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्ति और मांग के द्वारा होती है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, रखो और निकलो किस अर्थव्यवस्था की नीति है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति है, ठीक है ना। रखो और निकलो ये किस अर्थव्यवस्था की नीति है? तो पूंजीवादी का। और अभी हम पूछे थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण कैसे होता है? तो मांग और पूर्ति के हिसाब से होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण? तो सरकार का, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस, बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है। आगे आपको बताना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? पहला अर्थशास्त्र 67 में स्टार्ट हुआ था, और दिया कब गया था? 69 में 2 साल बाद, ठीक है ना। पहला जो दिया गया था 69 में दिया गया था। और आगे आपको बताना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था, ठीक है ना। अभी तक कितने भारतीय ऐसे हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिल चुका है? 3 लोग हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कौन हो जाएंगे? तो अमर्त्य सेन हो जाएंगे, उसके बाद अभिजीत बनर्जी, और इन्हीं की पत्नी है, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था? डुफ्लो था ना, कोई डुफ्लो। हाँ, सबसे लेटेस्ट ही है। और उन्हीं के साथ 2-3 व्यक्ति को मिला था ना, तो इसमें से एक इनकी पत्नी थी, ठीक है ना, और ये खुद थे अभिजीत बनर्जी। तो 3 लोगों को अभी तक मिल चुका है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित है? समाजवादी नहीं, सहकारवादी, ठीक है ना। कोऑपरेटिव पे और ट्रस्टीशिप पे, इस दोनों पे, न्यास के सिद्धांत पे और सहकारिता के सिद्धांत पे गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है, ठीक है ना। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पे? तो न्यास के सिद्धांत पे, और न्यास को ही ट्रस्टीशिप बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, बिल्कुल सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है उदारीकरण का। और आगे आपको बताना है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? ध्यान से सुनिए, प्रति व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन
व प्रति व्यक्ति में भौतिक पूंजी में वृद्धि, ठीक है ना, मटेरियल पूंजी में भी वृद्धि हो रही है, तो ये किसको दर्शाती है, तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है, आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। अर्थशास्त्र में क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा उटपटांग रहता ना कि समझ में आ जाए तो फिर उसका आंसर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चन ही लगता है कि पूछ क्या रहा पता नहीं चलता। आगे आपको बताना है सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में परिवर्तन का रेट क्या कहलाता है, रेट क्या कहलाता है, तो ये ही आर्थिक विकास है। क्या कहलाता है, ये आर्थिक विकास कहलाता है। घरेलू उत्पाद में जो है ना परिवर्तन जो है ये किसको दर्शाता है, तो आर्थिक विकास को दर्शाता है। आगे आपको बताना है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारतीय पहला राज्य कौन सा था। मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश ही था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला भारत का जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था। बताइएगा तो प्राथमिक क्षेत्र से किसका संबंध है, कृषि का, ठीक है ना। देखिए जिसमें आपको कुछ करना ना पड़े और संसाधन आपको मिल जाए, आपको कुछ करना ना पड़े और आपको संसाधन मिल जाए, वो कौन सा है, तो कृषि है, खान है, पेट्रोलियम है, इस सब में आपको कुछ करना नहीं ना, प्राकृतिक संसाधन से डायरेक्ट आप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कैसा क्षेत्र हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। सेकेंडरी क्षेत्र क्या होता है, तो जैसे कि आप गेहूं को उपजाए, मक्का उपजाए, ठीक है ना, विनिर्माण जिसको बोलते हैं, मक्का को उपजा ले, तो ये प्राथमिक क्षेत्र हुआ। और उस मक्का से कुरकुरे बना करके बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो कुरकुरे बनाए और बेचे, तो ये क्या है, तो ये सेकेंडरी क्षेत्र हो जाएगा। और उस कुरकुरे को ले जाकर के ऑनलाइन बेच दिए, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र हो जाएगा। यानी मक्का का आप उत्पादन किए, प्राथमिक क्षेत्र, मक्का से कुरकुरे बना लिए, कौन सा क्षेत्र, विनिर्माण किए, मतलब एक चीज निर्मित था उसको विनिर्माण फिर से किए, फिर से दूसरा चीज में चेंज किया, तो ये विनिर्माण हो गया। स्टील उद्योग हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया। और स्टील को आप ऑनलाइन जाकर बेच रहे हैं, तो ये कौन सा उद्योग हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। बैंकिंग जैसे क्या है, तो कुछ भी कर रहा है, पैसा को ऑनलाइन इधर से उधर कर रहा है, ठीक है ना, तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राथमिक में जो है सो कृषि को ही याद रखना है, और सेकेंडरी में सिर्फ विनिर्माण शब्द याद रखना है, और तृतीय में सिर्फ सेवा। आपको अगर ऑप्शन भी दे दे कोई चीज का, तो आप उसको तुरंत कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये उत्पाद कैसा बिक रहा है, तो उस हिसाब से उसको बता दीजिएगा कि कौन सा क्षेत्र है। आगे आपको बताना राष्ट्रीय आय का लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, साइमन कुजनेट को, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय का जो लेखा प्रणाली है ना, इसके जन्मदाता साइमन कुजनेट को माना जाता है। आगे आपको बताना है धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया था। और किस पुस्तक में पहली बार इसकी चर्चा किए थे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक बात और याद रखिएगा दादा भाई नेहरू के बारे में, ये वयोवृद्ध व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है ना, इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाते हैं। और पहली बार ये थे जो ब्रिटेन में वहां के सांसद का चुनाव जीते थे, ठीक है ना, ब्रिटेन में पहली बार वहां के सांसद का चुनाव जीते थे। और कब जीते थे ये बताना है आपको, पहली बार चुनाव जीते थे ना ये 1892 में, ठीक है ना, 1892 में। 1892 में दो व्यक्ति होते हैं जो ब्रिटेन में चुनाव लड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। एक कौन थे, नहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम दूसरी चीज में आता है। एक थे वर्णेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और एक कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। दोनों 1892 में ही चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन भाग्य से ये जीत जाते हैं और वो जो है हार जाते हैं। ये लेबर पार्टी से थे, वो लिबरल पार्टी से थे, ठीक है ना, तो वो हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। तो इसी के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार जो है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो वो दादा भाई नेहरू जी थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो कब किया गया था, स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभिनंदन जी। 4 अगस्त 1949 को भारत सरकार के द्वारा जो है ना राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो किया गया था वो 1949 में किया गया था, ठीक है ना, 1949 में किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब किया गया था, 51 में, ठीक है ना, 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 2 मई 1951 को किया गया था। आगे आपको बताना क्या हुआ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का, हाँ CSO का, ठीक है। आगे आपको बताना है वर्तमान में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, अपना भागात राज्य बिहार, ठीक है ना, बिहार का। हाँ चलिए आगे आपको बताना है
राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है ये किस क्षेत्र का है? तीनों क्षेत्र में से तो सेवा क्षेत्र का, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र का। क्योंकि देखिए ना, अंतिम उत्पाद तो वही कर रहा है ना, कोई भी चीज जमीन से उपजाया, ठीक है ना, उसका विनिर्माण किया, लोहा स्टील सब कुछ तो जमीन से ही उपजाया ना, ठीक है ना, और उसको बेच रहा है, तो बेचना कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, और वही सबसे ज्यादा पैसा लाके देता है ना। आगे आपको बताना है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम योगदान देने वाला अपना बिहार, और सबसे ज्यादा योगदान देने वाला महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। आगे आपको बताना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? किसी महान लोग के याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आगे आपको बताना है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां पे है? तो अभी बता ही दिए, कोलकाता में। आगे आपको बताना है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? हाँ, सबसे ज्यादा दिल्ली, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारत का राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अच्छा खासा योगदान है इसका, 46%। क्या हुआ? 46%, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 46%, ठीक है ना, 46%। आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय क्या हुआ? नहीं, कृषि भी है, ठीक है ना। ग्रामीण आय में कृषि भी है, कृषि के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो टोटल ग्रामीण आय मिलाकर के जो है वो 46% है, ठीक है। क्या हुआ? भारत सरकार को सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र से, ठीक है ना। और अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा आय किससे प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना वो अबकारी हो जाएगा अगर, तो वो सबसे ज्यादा अबकारी टैक्स वसूल करके करता है, और उसी के अंतर्गत इनकम टैक्स भी आ जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करता है कि डायरेक्ट इनकम टैक्स दे देता है, तो इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा, और नहीं अगर तो अबकारी टैक्स वसूल करके सबसे ज्यादा कमाता है, ठीक है ना। वही सेवा क्षेत्र, सबसे ज्यादा आय सेवा क्षेत्र से, इसकी चर्चा तो पहले ही कर चुके हैं। तृतीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा आय आता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा को प्रदान करता है? विकास का जो भारतीय मॉडल है, ठीक है, डेवलपमेंट का जो इंडिया का अपना मॉडल है, ये किसके हितों को संरक्षित करता है? तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को संरक्षित करता है। किसको किसको? तो व्यक्ति और राज्य दोनों को संरक्षित करता है। मतलब भारत सरकार का जो नीति है वो इस तरह का नहीं है कि सिर्फ केंद्र को डेवलप करते जाना है, जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम देखेंगे, राज्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं। भारत का जो विकास मॉडल है वो जनता के हित और राज्य के हित दोनों को लेकर के चलने वाला मॉडल है अपने भारत का, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये तो आप लोग को पता है, कांग्रेस के अधिवेशन में ही हुआ था, ठीक है ना। और जब कांग्रेस के 1938 में, ठीक है ना, नियोजन समिति जो हुआ था 1938 में हुआ था, और उस समय सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ठीक है ना। 38 से लेकर के 47 तक तो पूरा कांग्रेस का अधिवेशन याद होगा ही आप लोग को, याद है ना, ठीक है ना, बहुत आसानी है। 38 में देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस, 38 में सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है सो पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी खड़ा कर देते हैं, बस चुनाव वो हार जाते हैं पट्टाभी सीतारामैया, ये इनकी जीत हो जाती है सुभाष चंद्र बोस को। तो गांधी जी जाकर के दूसरी जगह बोल देते हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार थोड़े है, इसमें तो डायरेक्ट हम इसके लिए प्रचार कर रहे थे, मतलब मेरी हार है। अब सुभाष चंद्र बोस को लग जाता है बुरा कि भाई इतना बड़ा शीर्ष का नेता होकर के और मेरे कारण इनको जनता के सामने लो फील होना पड़ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं इस्तीफा दे देते हैं। तो वो इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है ना। 2 दिन अधिवेशन करने के बाद इस्तीफा दे करके वो चले जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है सो पट्टाभी सीतारामैया तो हारे रहते हैं, तो वो तो अध्यक्षता कर नहीं सकते हैं, तो बुलाया जाता है कोई ऐसा व्यक्ति को बुलाओ जिस पर कोई दाग भी ना हो और जिससे सब सहमत हो, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति का नाम है, अपने बिहार से बिलोंग करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। उनको बुलाया जाता है, वो अधिवेशन कर देते हैं कांग्रेस का अध्यक्षता। उसके बाद आता है साल 39 का, अगला साल, ठीक है ना। अब इसमें जो ये चुनाव जो हो गया था ना, इसके लिए सब लोग को लग रहा था कि हम अपना छवि गंदा नहीं करें, हम अपना छवि गंदा नहीं करें, कि हम जाएंगे फिर कोई मना कर देगा कि नहीं आप नहीं, वो बनेगा तो फिर चुनाव हो जाएगा, कहीं हम हार जाएंगे। तो इसके लिए कोई अध्यक्षता करने के लिए तैयार ही नहीं थे, कोई नहीं। और बाकी शीर्ष के नेता जो है वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी लगे हुए थे, तो कोई भी शीर्ष के नेता नहीं मिल रहे थे। तो एक व्यक्ति थी जिनका नाम है अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। वो उस समय में यंग ही थे, और एक बार उससे पहले वो 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर चुके थे, तो अनुभव भी था। तो उनको मनाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम कर देंगे। तो उनको अबुल कलाम आजाद को मना करके लाया जाता है। वो 39 का जो 40
40 का, हाँ बिल्कुल 40 का जो अधिवेशन होता है, ये 38 में सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, 39 में कौन कर रहा है? 37 में नहीं, हाँ ठीक है, देखिए ठीक है, शांत रहिए। देखिए 38 में जो है कौन करते हैं, कौन सा त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ठीक है ना, त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे होते हैं, लेकिन इनका अध्यक्षता 20 में ही क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो 38 में एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आकर के कर देते हैं। 39 में फिर अध्यक्षता कौन करता है? नहीं, वो तो 38 में ही करते हैं। 38 39 में कौन करता है, याद है? क्योंकि ये 39, हाँ ठीक है, ठीक है, बोस करते हैं। 39 में अब्दुल कलाम आजाद, ठीक तो हम बोल रहे थे, ठीक है ना। 39 में अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद 39 में एक बार सेंट उलटिएगा, ठीक है ना। देखिए 40 से जो है ना, हमको यहाँ तक याद है कि 40 से जो है रामगढ़ अधिवेशन में पहली बार जो तीसरा बिहार का अधिवेशन था, रामगढ़ अधिवेशन, उसमें शामिल होते हैं कौन? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना। और वहां से लेकर के 40 से लेकर के 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक अधिवेशन लगातार करते हैं कौन? अब्दुल कलाम आजाद। इसी के लिए प्रश्न भी बन जाता है इससे कि सर्वाधिक दिन तक कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले एक व्यक्ति कौन है? तो वो 39 में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, ठीक है। तो 38 में जो है सो वो किए त्रिपुरी अधिवेशन, उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन। 39 में कौन कर देते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 40 से, ठीक बोल रहे हैं ना, 40 हरिपुरा 38, 39 त्रिपुरी और 40 रामगढ़। और 40 से लेकर के कंटिन्यू रह जाते हैं कौन? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना। उसी के बाद 46 में लास्ट अधिवेशन होता है, और लास्ट अधिवेशन में उसी में जेबी कृपलानी जी को चुन लिया जाता है कि अब अगला अधिवेशन जब भी होगा तो वो जेबी कृपलानी जी करेंगे। और 47 में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जेबी कृपलानी जी करते हैं। और 47 में एक और अधिवेशन होता है जो विशेष अधिवेशन होता है, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता फिर से कौन करते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो दिल्ली का अधिवेशन होता है, वहीं से कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ? 48 में जयपुर में कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया, जो चुनाव हारे थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, ठीक है। 50 में पुरुषोत्तम दास टंडन तो रहते ही है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, वो कांग्रेस का अधिवेशन एक दिन देखेंगे ना, तो बुक सामने में रख करके अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो योजना आयोग के पहले जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है ना। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी यही थे। बताइएगा तो आर्थिक नियोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ है? आर्थिक नियोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ है? 51 से, 1 अप्रैल 1951 से। आर्थिक नियोजन जो है भारत में कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1 अप्रैल 1951 से हुआ है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में, ठीक है ना, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। आगे आपको बताना, बॉम्बे प्लान को कब लागू किया गया था भारत में? 44 में, 1944 में बॉम्बे प्लान 1944 में लागू किया गया था, ठीक है ना। और ये 15 वर्ष के लिए लागू किया गया था, योजना बनाया गया था। आगे आपको बताना है, जन योजना किसके द्वारा निर्मित की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है ना। जन योजना एम.एन. रॉय के द्वारा लाया गया था, और 1945 में, ठीक है ना। आगे आपको बताना, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इस दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जन योजना और सर्वोदय योजना में। लगता है कि उसमें ये हो जाएगा, उसमें ये, तो थोड़ा सा स्पष्ट करके इसको ध्यान से रखिएगा कि सर्वोदय योजना यानी कि सभी का उदय करने का योजना जो लाए थे वो बिहार के थे जयप्रकाश नारायण 1950 में, ठीक है ना। और पीपुल्स प्लान यानी कि जन योजना जो तैयार किए थे वो कौन किए थे? तो एम.एन. रॉय तैयार किए थे, ठीक है ना। और वो 45 में तैयार किए थे, 5 साल पहले। आगे आपको बताना, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, ठीक है ना, 15 मार्च 1950 को। बताइएगा तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बता ही दिए थे, जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, कि गुलजारी लाल नंदा थे। आगे आपको बताना है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, अंतिम उपाध्यक्ष योजना आयोग के, क्योंकि ये तो खत्म हो रहा है ना, 1 जनवरी से तो फिर बन रहा है कौन सा? नीति आयोग। तो कोई ना कोई तो अंतिम रहे होंगे ना, ठीक है ना। ठीक है,
नहीं नहीं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछा है, ठीक है, उपाध्यक्ष। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष तो हो ही जाएंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, उपाध्यक्ष वो तो नीति के, ठीक है ना। इसके थे मोंटेक सिंह अहुलवालिया, ठीक है ना, मोंटेक सिंह अहुलवालिया, इनका नाम पढ़े होंगे आप लोग निश्चित तौर पे, ठीक है ना, मोंटेक सिंह अहुलवालिया थे। आगे आपको बताना है योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया, तो नीति आयोग का, ठीक है ना। नीति आयोग का फुल फॉर्म तो सभी लोग को याद होगा ही, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। आगे आपको बताना है नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। बताइए तो नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक। अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई सा आयोग कैसी संस्था है, तो एक बार याद करने का कोशिश कीजिए कि कभी हम इसके बारे में कोई आर्टिकल पढ़े हैं क्या। अगर लगेगा कि कोई आर्टिकल नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब संविधान में उसका चर्चा है ही नहीं, तो वो कैसी आयोग हो जाएगी, गैर संवैधानिक आयोग हो जाएगी। जैसे महिला आयोग कैसी संस्था है बताइएगा, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। चुनाव आयोग बताइएगा कैसी संस्था है, संवैधानिक, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में तो पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग आर्टिकल ये भाग 15 पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके लिए वो सब कैसी संस्था हो जाएगी, तो संवैधानिक संस्था हो जाएगी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा तैयार किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, एनडीबी, ठीक है ना, एनडीसी के द्वारा, ठीक है ना, काउंसिल के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सुपर कैबिनेट की संज्ञा के संस्थान दिए थे, ये किसको दिए थे, राष्ट्रीय विकास परिषद को ही दिए थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद को के संथानम जी के द्वारा सुपर कैबिनेट बोला गया था, ठीक है ना। और एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। और एनडीसी कैसी संस्था है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक की संस्था है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, आर्थिक नियोजन को, ठीक है ना, रूस, बिल्कुल सही है। आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला पहला देश जो था वो रूस था। बताइएगा तो आर्थिक नियोजन को अभी भारतीय संविधान के कैसी सूची में रखा गया है, संवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है ना। आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। आगे आपको बताना आर्थिक नियोजन किस अनुसूची का विषय है, आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची का, ठीक है ना, 7वीं अनुसूची का। 7वीं अनुसूची में ही ना पढ़ते हैं संघ राज्य केंद्र शक्ति के बीच का बंटवारा, ठीक है ना, तो उसी में सूची वगैरह सब आ जाता है। आगे आपको बताना है नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ भारत में कब हुआ था, नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ भारत में, ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। आगे आपको बताना है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी, किस योजना में, तो प्रथम में किया गया था ना, प्रथम में कब किया गया था, 1951 में ना, 1951 में ना, खादी ग्राम बोर्ड का 1951 में ही है, ठीक है ना। आगे बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी, कृषि। पहला का क्या था, तो कृषि था, ठीक है ना। द्वितीय का क्या था, उद्योग। और तीसरा का मिश्रित था, ठीक है ना। और तीसरा ही फ्लॉप कर गया था, ठीक है ना, तीसरा ही, कृषि भी इसमें सबसे नकारात्मक अपना वृद्धि प्रदर्शन किया था और फ्लॉप कर गया था। आगे आपको बताना है बताइए तो भारत में योजना अवकाश कब कब रहा है, 66 से 69, पहला बात 1966 से 69, ठीक है ना, योजना अवकाश पहली बात। दूसरा बात 78 से 80 और तीसरा बात 90 से 92। ये योजना अवकाश क्या होता है जानते हैं, ये जो पंचवर्षीय योजना चल रहा है ना, इसको रोक करके कुछ नया चालू कर देना, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, जैसा भी हो, ठीक है ना। हाँ, तो वार्षिक भी चलाया जाए। बताइएगा तो 1978 में जो योजना अवकाश आया था, उसकी जगह पर पंचवर्षीय योजना की जगह पर उस योजना अवकाश में क्या चालू किया गया था, रोलिंग प्लान चालू किया गया था, ठीक है ना, रोलिंग प्लान चालू किया गया था। कब से कब तक के लिए बनाया गया था रोलिंग प्लान, ये बताना है आपको, कब से कब तक के लिए बनाया था। 78 से 83 तक के लिए बनाया गया था, 78 से 83 तक के लिए बनाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ही गिर जाती है 80 में, तो 78 से 80 2 साल ही चल पाते हैं रोलिंग प्लान। बताइएगा तो रोलिंग प्लान का विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, गुरनाल मंडल के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही, गुरनाल मंडल के द्वारा रोलिंग प्लान के बारे में चर्चा
की गई थी और अपने पुस्तक में बताई गई थी, जिस पुस्तक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा, ठीक है ना, एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में गुलजार मंडल के द्वारा पहली बार जो है रोलिंग प्लान का चर्चा किया गया था विश्व के सामने, और उसको भारत सरकार अपनाया भी था कब, तो 78 से 83 के लिए, लेकिन 78 से 80 तक ही चला था मोरारजी देसाई की सरकार में। आगे आपको बताना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, ये कब किया गया था, कब किया गया था, 1969 में किया गया था, ठीक है ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताइएगा। तो 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, उस समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे, कौन थे, एल.के. झा ही थे, एल.के. झा ही थे, ठीक है ना, एल.के. झा ही थे, ठीक है ना। और दूसरी बार जो किया जाता है 6 बैंकों का, वो कब किया जाता है, 1980 में। उस समय कौन रहते हैं, 1980 में गवर्नर कौन रहते हैं, 1980 में गवर्नर कौन रहते हैं, जब दूसरी बार किया जाता है इसका राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का। थोड़ा सा अलग नाम है, ये देखिए 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, ये किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, ये बता सकते हैं, ये हजारी समिति था, ठीक है ना, हजारी समिति का अनुशंसा पे किया गया था। हजारी समिति अपना कमेटी रिपोर्ट बना करके दिया था कि ऐसा कीजिए इंदिरा गांधी सरकार को, कि ऐसा कीजिए कि ये जो 14 बैंक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, ठीक है ना। तो किया गया था, और उस समय में एल.के. झा थे। और दूसरा में बहुत प्रचलित नाम है, यहाँ तो नाम आ जाएगा, ठीक है ना, एक बार सर्च कीजिएगा तो बताइएगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई है, कब किया गया था, तो 75 में, ठीक है ना। और बताइएगा ये किस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था, ये 20 सूत्री जो कार्यक्रम था ना इंदिरा गांधी का, उसी के तहत किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, और किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, भंडारी समिति के सिफारिश पर। और किस व्यक्ति के प्रयास से किया गया था, तो मोहम्मद यूनुस के प्रयास से किया गया था, ठीक है ना, मोहम्मद यूनुस के प्रयास से किया गया था। बताइए तो अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, अनवरत योजना, अनवरत योजना वो दूसरा था, ये अनवरत योजना हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ये रेगनर फ्रिंस के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, रेगनर फ्रिंस के द्वारा किया गया था अनवरत योजना का प्रतिपादन। आगे आपको बताना है अनवरत योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये गांधीवादी मॉडल पर आधारित है, ठीक है ना। अनवरत योजना जो है ये गांधीवादी मॉडल पे आधारित है, ठीक है ना। और बताइए तो अनवरत योजना लागू करने का श्रेय भारत में किसको जाता है, बिल्कुल सही है, डी.टी. लकड़वाला को। और किस पार्टी के सरकार को, जनता पार्टी की सरकार को जाता है, ठीक है ना। बताइएगा तो दूसरी बार जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसमें उस समय गवर्नर कौन थे, आरबीआई के, आई.जी. पटेल, थैंक यू, आई.जी. पटेल थे, ठीक है ना। दूसरा जो थे वो आई.जी. पटेल थे 1980 में, और पहला बार वाला में एल.के. झा हो जाते हैं, ठीक है ना। दोनों का नाम वही है कि एक आई.जी. और इसमें एल.के., ठीक है ना, ऐसे करके याद रखिएगा, हाँ, ठीक है ना। हाँ, पहला 69 और दूसरा 80, ठीक है ना। आगे आपको बताना है इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, 85-86 में, 1985-86 में इंदिरा गांधी आवास योजना का। और आगे आपको बताना है जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था, जवाहर 89, ठीक है ना, 89 में। चलिए थोड़ा सा फिर एक दिन देखेंगे हम, उसको पहले टिक कर लेंगे, ठीक है ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं बायोलॉजी को, आज देखते हैं, ठीक है। इन लोग का थोड़ा सा एग्जाम है तो ज्यादा और सभी लोग को फायदा करेगा ही, ठीक है ना। बताइएगा तो जीवधारियों का वर्गीकरण का जो है ना, ये सबसे पहले आधार कौन बने थे, सबसे पहले कौन, इसमें किया था, कौन बने थे सबसे पहले जीवधारी के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जो है ना, सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, तो जॉन रे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना, जॉन रे को बनाया गया था। ये आप लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरोलस लिनियस से ही पढ़ना, ठीक है ना, उससे पहले की बात है जॉन रे को। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का जो है ना श्रेय किसे दिया जाता है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, ठीक है ना, इनको दिया जाता है। और कैरोलस लिनियस जो है ये
दो भागों में बांटे थे, ठीक है ना। कैरोलस लिनियस जो है कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में। कौन कौन भाग था वो? एक जंतु और पादप, ठीक है ना, जंतु और पादप में, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरी जो पूछता है वो कौन दिए थे? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बता रहा है सिस्टमा नेचुरा जो है ये किसका पुस्तक है? कैरोलस लिनियस का है, ठीक है ना, कैरोलस लिनियस। और जेनेरा प्लेंटिनम कैरोलस लिनियस का ही पुस्तक है, ठीक है ना, कैरोलस लिनियस का ही पुस्तक है, ठीक है ना। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो पूछेगा तो बता ही दीजिएगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के पिता तो कैरोलस लिनियस ही हो जाते हैं। आगे आपको बताना है द्विजगत वर्गीकरण के स्थान पर जो है पांच जगत प्रणाली जो है ये कौन दिए थे? तो रॉबर्ट विटेकर दिए थे, ठीक है ना, रॉबर्ट विटेकर दिए थे। और रॉबर्ट विटेकर जब दिए थे तो पांच जगत में कौन कौन बांटे थे बता सकते हैं? कौन सा? मोनेरा से स्टार्ट कीजिए, फंगाई, ठीक है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, और उसके बाद एनिमल और प्लांट, ठीक है ना, एनिमल और प्लांट। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, ठीक है ना, कवक, ठीक है ना, और उसके बाद एनिमल और प्लांट। तो एनिमल और प्लांट तो कैरोलस लिनियस वाला रहने दिए, ये तीन नया भाग को जोड़ दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस को जोड़ दिए, ठीक है ना। जिसमें बताइएगा इसमें से एक कोशिकीय जीव को किसमें रखे थे? ये मोनेरा में, ठीक है, मोनेरा में रखे थे। जो शुरुआती है ना ये स्टार्टिंग से ही नीचे से ही वर्गीकरण करना चालू कर दिए, ठीक है ना। कोशिका को आधार बना करके ही वर्गीकरण की जो जितना जटिल उसको उसमें रखते चले गए, ठीक है ना। तो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक को जो है ये प्रोटिस्टा में रखे, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में रखे, ठीक है ना। और एक कोशिकीय सीधा सीधा जीव रहेगा तो उसको मोनेरा में डाल दिए, और फिर फंगस का जितना ग्रुप आ गया वो फंगस में रह गया, और एनिमल का जितना आ गया फिर वो एनिमल में रह गया, और प्लांट तो प्लांट किंगडम रहा ही रहा। क्या हुआ? आप तीनों एक कोश के, इसी के लिए हम बता एग्जाम्पल क्या हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल भी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। और आगे अभी धीरे चलते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो देखिए मोनेरा जगत के बारे में इसमें बताया गया कि प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया किसमें आ गया? तो मोनेरा में ही आ गया, ठीक है ना। इसके लिए इसको सबसे छोटा जीव इसी को माना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को। हाँ, सबसे पृथ्वी पर पहले जो जीव पनपने वाला था वो साइनोबैक्टीरिया को ही माना जाता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए, और जब कोशिका की बात होगी तो सबसे छोटा किसमें चला जाएगा? बैक्टीरिया में। सबसे छोटा चला जाएगा बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया से भी छोटा चला जाएगा तो किसमें चला जाएगा? माइकोप्लाज्म, ठीक है ना, माइकोप्लाज्म 0.1 mm, ठीक है ना। माइकोप्लाज्म की कोशिकाएं जो होती है वो 0.1 mm की हो जाती है। इसके बाद चलते हैं प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है ना। तो इस जगत में जो है ना विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय और यूकैरियोटिक को शामिल किया गया, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में जो है सो किसको? तो जो बहुत सारे जलीय जंतु थे, ठीक है ना, और प्रोकैरियोटिक थे, ठीक, सॉरी प्रोकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक थे, ठीक है ना। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहने का सीधा सीधा मतलब है कि वैसी कोशिका जिसमें नाभिक जो है वो अनुपस्थित हो, केंद्रक जो है वो अनुपस्थित हो, वो प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं। और जिसमें उपस्थित होगा नाभिक यानी केंद्रक जिसमें हो जाएगा वो यूकैरियोटिक में आ जाएगा। तो एक कोशिकीय जीव भी कहां आया? प्रोकैरियोटिक में भी, मतलब प्रोटिस्टा में भी आया। लेकिन प्रोटिस्टा में जो एक कोशिकीय आया उसमें नाभिक होना चाहिए यानी कि यूकैरियोटिक होना चाहिए वो, और जो एक कोशिकीय था लेकिन वो प्रोकैरियोटिक था वो किसमें रह गया? तो मोनेरा में रह गया, ठीक है ना। आगे आपको बताते हैं पादप एवं जंतु के बीच जो है जगत की कड़ी कौन कहलाया? युगलीना कहलाया, ठीक है ना, युगलीना कहलाया। और यह दो प्रकार के ऐसे सूर्य के प्रकाश को प्रस्तुत करता है और चलता भी है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पादप इस जगत में प्राय वह रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पाद शामिल किए गए जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पीय अपुष्पीय बीज वाले पौधे इस जगत के अंतर्गत रखे गए। और कवक में देख लीजिए इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी को सम्मिलित किए गए। यूकैरियोटिक तो हो लेकिन परपोषी जीव हो, ठीक है ना, उसको सम्मिलित किए गए जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता था। ये सभी इतर कोशी होते थे, ये सभी जो मृत्यु कोशी होते थे इनका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती थी। तो ये तो पहले से जानते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती थी किसकी बनी होती थी? काइटिन की बनी होती थी, ठीक है ना। और एनिमल के बारे में देख लीजिए इस जगत में दो कुछ यूकैरियोटिक होते थे पत्ता इसका मतलब जो है दिक्कत होती है हाइड्रा जेलीफिश करते हैं, ठीक है ना। और एनिमल में जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रा जेलीफिश, कृमि, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सब को किसमें? तो एनिमल में डाल दिया गया, ठीक है ना। मेन जो होता है वो यहाँ देख लीजिए
मोनेरा में, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया को किसमें शामिल किया गया, तो मोनेरा में, ठीक है ना। इसको इसमें नहीं डालिएगा, प्रोटिस्टा में नहीं डालिएगा, ठीक है ना। और हाँ, मोनेरा में चला जाता है, ठीक है ना, मोनेरा में ही चला जाता है, क्योंकि उसमें नाभिक जो है वो अनुपस्थित होते हैं, उसके कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होते हैं। आगे आप देखिए, देखिए कैरोलस लिनियस जो है ना, ये नाम लिखने का जो पद्धति बताए थे, कैरोलस लिनियस के द्वारा जो नाम लिखने का पद्धति, दो नाम पद्धति बताए थे, ठीक है ना। तो वो तो ठीक है, दो नाम तो दिए ही। ये दो नाम पद्धति में क्या दिए थे, तो पहला शब्द जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता था, उसके वंश को, ठीक है ना, उसके वंश को। और दूसरा शब्द जो है उसके जाति को डिनोट करता था, ठीक है ना, जाति को। जैसे कि होमो सेपियंस है ना, ठीक है ना, तो होमो इसके वंश को डिनोट कर देगा और सेपियंस इसके जाति को डिनोट कर देगा, ठीक है ना। बताइएगा तो मानव शरीर की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका, ठीक है ना। सेल होता है या फिर कोशिका, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, फिजियोलॉजी, ठीक है ना। आंतरिक संरचना एनाटॉमी, ठीक है ना, आंतरिक संरचना जो है वो एनाटॉमी, ठीक है ना। इसी के लिए देखते हैं फिजिशियन डॉक्टर कहता है, मतलब बाहरी जो छोटा मोटा चीज है वो सारा चीज देख लेगा, ठीक है ना। बताइए तो कोशिका का खोज जो है वो 1665 में किस ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका का खोज जो किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, 1665 में किया गया था, और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज जो है 1674 में हुआ था, ठीक है ना। ये कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक किए थे, ठीक है ना, ल्यूवेनहॉक किए थे। और बैक्टीरिया का खोज कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक ही किए थे। तो वही बैक्टीरिया का कोशिका ये निकाले थे जीवित रूप में, तो उसको बोल दिए कि हम जीवित कोशिका का खोज किए हैं, ठीक है ना। जबकि रॉबर्ट हुक जो खोज किए थे वो खोज किए थे मृत कोशिका का, ठीक है ना। तो मृत कोशिका में कुछ भी स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जीवित कोशिका में तो आप स्टडी कर सकते हैं ना कि वो किस किस चीज का बना होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, बताइए तो केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अब कब किया गया था ये, 1831 में केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में किया गया था। बताइएगा तो प्रोटोप्लास्ट यानी कि जीव द्रव का खोज कब किया गया था, जीव द्रव का, हाँ ये तो कब किया गया था ये हम पूछ रहे हैं, ये 39 में किया गया था, ठीक है ना। केंद्रक का देखिए 1831 में, और 1839 में किसका खोज किया जा रहा है, तो जीव द्रव का, जिसका खोज किसके द्वारा किया गया था, गुजार्डिन के द्वारा। किसके द्वारा, गुजार्डिन के द्वारा। नामकरण कौन किया, पुरकिंजे, ठीक है ना, नामकरण कौन किया, तो पुरकिंजे के द्वारा किया गया, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये बृहस्पति कोशिका के बारे में जो अपना पहला लेक्चर दिया था ये 1838 में दिया था, कौन दिया था, तो स्लाइडेन दिया था। और एक साल बाद 39 में कौन दे देता है, स्वान दे देता है, ठीक है ना। तो इन दोनों मिलकर के पादप कोशिका और एनिमल कोशिका दोनों के बारे में बृहत रूप से डिस्क्राइब कर दिया, कौन, तो स्लाइडेन और स्वान 1838 और 1839 में, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया कि नई कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ये 1855 में बताया था, ये बिरचाओ के द्वारा बताया गया, ठीक है ना। बिरचाओ के द्वारा बताया गया कि पूरा नई कोशिका का जो निर्माण होता है ना वो पुरानी कोशिका से ही होता है, ठीक है ना। वही है, कोशिका विभाजन भी वही है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन होकर के नया कोशिका का निर्माण होना है। कोशिका का निर्माण बताइएगा तो यह किसके द्वारा बताया गया कि केंद्रक जो है ना वो पैतृक लक्षणों का वंशानुगति में भाग लेता है। यह किसके द्वारा बताया गया, तो स्ट्रासबर्ग के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया, स्ट्रासबर्ग के द्वारा बताया गया कि केंद्रक जो है ना पैतृक लक्षणों के वंशानुगति में भाग लेता है केंद्रक। आगे आपको बताना है, गोल्गी काय की खोज किसके द्वारा की गई, कैमेलियो गोल्गी के द्वारा, कैमेलियो गोल्गी के द्वारा किया गया था, और ये 1898 में किया गया था, ठीक है ना। और गोल्गी काय के बारे में जान लीजिए,
कैमिलियो गोल्गी जब इसका खोज किए थे तो वही इसके बारे में ये भी बताए थे कि यह जो है ना ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल का काम करता था, ठीक है ना, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल का काम करता था। यानी कि कोई भी चीज जो है ना, कोई भी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है उसको किस तरह से व्यवस्थित रखना है, अगर कोई वेस्ट पदार्थ निकल रहा है उसको किस तरह से उसको जगह पकड़ाना है, ये सब चीजें जो है सो बताए थे कैमिलियो गोल्गी के द्वारा, और वही खोज किए थे, ठीक है ना। तो इसी के लिए इसको तभी से ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाने लगा, ठीक है ना। और जब इसको एक पैकेट में बंद कर दिया जाता है तो उस वस्तु का नाम क्या हो जाता है, लाइसोसोम। क्या नाम हो जाता है, लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम का खोज कौन किए थे, लाइसोसोम का क्रिस्टियन डी ड्यूवे किए थे, ठीक है ना, क्रिस्टियन डी ड्यूवे के द्वारा किया गया। और क्रिस्टियन डी ड्यूवे के द्वारा बाद में चल करके बताया गया कि इसको जो है ना सो एटम बम ऑफ सेल कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि आत्महत्या की थैली इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये फटेगा तो इसमें सारा का सारा क्या पैक किया हुआ है, वेस्ट पैक किया हुआ, सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ पैक किया हुआ, तो ये इसको कोशिका में फिर भूचाल ला देगा, फिर प्रॉब्लम कर देगा। तो इसके लिए इसको क्या कह दिया गया, तो एटम बम ऑफ सेल कह दिया गया। आगे आपको बताना है क्रोमेटिन का खोज किसके द्वारा किया गया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। क्रोमेटिन जालिका और क्रोमेटिन दोनों का खोज किसके द्वारा, तो फ्लेमिंग के द्वारा ही किया गया। केंद्रिका का खोज किसके द्वारा किया गया था, फोंटाना के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। केंद्रिका का खोज किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका जो होता है वो उसका खोज फोंटाना के द्वारा किया गया। आगे आपको बताना गुणसूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया, वाल्डेयर के द्वारा। क्रोमोसोम यही होता है ना गुणसूत्र, ठीक है ना। इसका खोज किसके द्वारा किया गया, तो वाल्डेयर के द्वारा किया गया, ठीक है ना। और आगे बताना क्रोमोप्लास्ट का खोज किसके द्वारा किया गया, क्लोरोप्लास्ट का खोज, हाँ सिंपल के द्वारा नहीं किया गया था, सिंपल या जो कह लीजिए, जैसे प्रोनाउंसिएट करना है, ठीक है ना। और आगे आपको बताना है, बताइएगा तो राइबोसोम का खोज जो है ये कब किया गया था, जी पैलेट के द्वारा। राइबोसोम का खोज जी पैलेट के द्वारा ये 1955 में, ठीक है ना। राइबोसोम का खोज जो किया गया था जी पैलेट के द्वारा 1955 में किया गया था। लाइसोसोम अभी बता ही दिए, क्रिस्टियन डी ड्यूवे के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना ताराकाई यानी कि सेंट्रोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो गॉबेरी के द्वारा, ये ऊपर भी आया था। आगे आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रिचर्ड ऑल्टमैन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया, रिचर्ड ऑल्टमैन के द्वारा किया गया। और रिचर्ड ऑल्टमैन जब इसका खोज किए थे तो इसका नाम क्या दिए थे ये बताना है। अब वो तो पता है कि वेंडा इसका नाम दिया था, तो रिचर्ड ऑल्टमैन जब खोजे थे तो क्या नाम दिए थे, ठीक है ना, इसका नाम इडियोप्लास्ट दिए थे। क्या नाम दिए थे, इडियोप्लास्ट दिए थे। और बाद में चल करके वेंडा इसका नाम देते हैं और बोलते हैं कि इडियोप्लास्ट नहीं, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है चलिए आगे आपको बताना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तो अभी अंतर बहुत अच्छा समझ ही गए, ठीक है ना, कि जिसमें कोशिका के अंदर सेल रहे, ये केंद्रक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है ना, सच्चा केंद्रक यानी कि यूकैरियोटिक। और जिसमें नहीं रहेगा उसको प्रोकैरियोटिक बोल देंगे, ठीक है ना। इसी के बारे में बहुत डिटेलिंग किया हुआ है। बताइएगा तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच जो डिफरेंस करने वाला चीज होता है, कोशिकांग होता है, वो कौन सा कोशिकांग होता है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति है क्या, कोशिका भित्ति नहीं होता, किसमें, पादप में होता है। हाँ तो वही है कि जंतु कोशिका में जो है ना बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें आपको जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में मिलेगी, लेकिन इसमें जो है ना कोशिका भित्ति आपको नहीं मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं होती है, पादप कोशिका में होती है। और यही मेन डिफरेंस है। क्या हुआ, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं क्या, रसधानी की बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका में, सिर्फ जंतु कोशिका में ताराकाय जो है ना वो सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता। हाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति जंतु में ये नहीं होता। देखिए पेड़ पौधा वाला में जो है ना कोशिका भित्ति होगा। कोशिका भित्ति क्या होता है पता है, सेल के ऊपर जो है ना, सेल का जो सबसे बाहरी परत जो होता है ना उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। और हम लोग के सेल के बाहरी परत में कोई मजबूती की जरूरत है नहीं, लेकिन उसके सेल में जो है मजबूती की जरूरत है, ठीक है ना। तो उसमें सेल वॉल रहता है, हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है ना।
हाँ जंतु कोशिका वृद्धि होता है ये फिर तो हम चलिए कोई बात नहीं, और आगे इसको क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बता रहा है, राइबोसोम में जो है, राइबोसोम में बताइएगा आरएनए का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? ये 3 प्रकार का होता है ना राइबोसोम के अंदर जो है, अंतःपैदवी जालिका, ठीक है ना, चिकनी अंतःपैदवी जालिका और खुदरी अंतःपैदवी जालिका, इसमें से आरएनए का निर्माण, ये प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? खुदरी वाला करता है, ठीक है ना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसी के द्वारा जो है सो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है ना। राइबोसोम का खोज कौन किया था? जी राइबोसोम, जी पैलेट, ठीक है ना, जी पैलेट के द्वारा, ठीक है ना। राइबोसोम ही हम पूछ रहे थे, ठीक है ना। बताइएगा तो पौधे की पत्तियों में रंगीन के लिए कौन सा प्लास्टिक जिम्मेदार होता है? क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल सही है, क्रोमोप्लास्ट। देखिए देखिए 3 ही होता है, ठीक है ना, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको, ठीक है ना। तो ल्यूको का मतलब उजला, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट से उजला। जितना भी पेड़ पौधा में अगर पत्ती वगैरह तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जो दूध निकलता है या फिर उजलापन जो निकलता है वो कौन सा वर्णक होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। रंगीन अगर है तो कौन सा हो जाएगा? तो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। और अगर हरा है तो कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। बताइए तो कोशिका विभाजन की कितनी टोटल अवस्थाएं होती है? 5 या 4? 5 अवस्था होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें से सुन लीजिए पहली अवस्था जो होती है, ठीक है ना, पहली जो अवस्था होती है वो होती है कौन सी? इंटरफेज, ठीक है ना। पहली इंटरफेज मतलब प्रवेश कर रहा अभी कोशिका विभाजन के लिए, इंटरफेज। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? मेटाफेज। चौथी एनाफेज, ठीक है ना। और लास्ट का जो अवस्था होती है जहां पे कोशिका बट जाता है, ठीक है ना, वो कौन सी होती है? तो टेलोफेज होती है, ठीक है ना। कौन सी फेज होती है? टेलोफेज होती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको कोशिका विभाजन को सबसे अच्छे तरीके से समझना है तो आप किस फेज पे समझ रहे होंगे? कि नहीं, इंटरफेज पे, मेटाफेज, ठीक है ना, मेटाफेज पे अगर कोशिका विभाजन का अगर अच्छे से अध्ययन करना है तो सबसे स्पष्ट जो दिखता है वो किस स्टेज पे दिखता है कि कोशिका एक दूसरे से विभाजित हो रही है, तो वो मेटाफेज अवस्था में दिखती है, ठीक है ना, मेटाफेज अवस्था में दिखती है। और गुणसूत्र भी यहीं पे आप पहचान सकते हैं और इसको मध्य अवस्था के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, इंटरफेज, सबसे पहला इंटरफेज और लास्ट का जो हो जाएगा वो टेलोफेज हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? सबसे बड़ा शायद प्रोफेज ही होता है ना। केंद्रक झिल्ली वगैरह यहीं से गायब हो जाती है, प्रोफेज में ही जो है ना केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। और सबसे धीमी प्रक्रिया है, ठीक है ना ये। एक सेकंड देख लेते हैं। पूछो ना, वो बुक है क्या? बुक है क्या जो सुबह में हम लोग कर रहे थे? बुक है क्या? हाँ, क्या क्या साइंस हुआ? ग्रुप पे भेजे थे, बोले थे एक बार भेजने के लिए पीडीएफ उसका। हाँ ठीक बोले। क्या हुआ? एक बार रणबीर जी को भेजिएगा थोड़ा सा। है क्या? और बुक नहीं है क्या वो एसपीडी वाला साइंस? दे दिए उनको।
देखिए एक बार पढ़ ही देते हैं, ठीक है ना, इसमें स्पष्ट हो ही जाएगा ये क्या हुआ। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस बुक में नहीं है और उस बुक में है। अच्छा देखिए ना, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है ना, तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। क्या सबसे बड़ा प्रोफेट और प्रोफेट बड़ा गूगल के हैं क्या? गूगल के हैं प्रोफेट सबसे बड़ी व्यवस्था दिखा रही है। अच्छा ठीक है ना, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको लास्ट में हम कर देते हैं। चलिए अभी बताइएगा तो पहले बताइएगा तो वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है ना, इससे बहुत सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले बताना है जीवाणु का खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा कब किया गया था? 1683 को, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को, ना जो खोजे वही पिता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है जीवाणु कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्म है, ठीक है ना, माइकोप्लाज्म है। आगे आपको बताना है जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका ही कहते हैं ना, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका ही है। आगे आपको बताना है और इसके कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा किया गया था। बताइएगा ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाई जाती है कैसी कोशिका कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कहलाती है, बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक कहलाती है। आगे आपको बताना है सबसे छोटी जो कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्म, ठीक है। आगे आपको बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। आगे आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में संचित होता है? ऊर्जा बन करके किस रूप में संचित होता है? तो कल ही बताए थे एटीपी के रूप में संचित रहता है, जब जरूरत पड़ता है तब उसका खर्च करते हैं, ठीक है ना। आगे बताइए तो क्रेब्स चक्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेंस क्रेब्स के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब्स के द्वारा किया गया था। और क्रेब्स चक्र कहां पे चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है, ठीक है ना, एटीपी का निर्माण करने के लिए, ठीक है ना। आगे आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का दिल ये क्रिस्टली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्रिस्टली को, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये संरचना है क्रिस्टली, इसको माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा तो अवर्णीय लवक जो है ये मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? अवर्णीय लवक मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? अवर्णीय ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो मुख्यतः जड़ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अवर्णीय लवक जो है मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं, पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। और बताइएगा पौधे का रंग निर्धारण के लिए कौन सा प्लास्टिक जिम्मेदार होता है? पौधे का रंग निर्धारण के लिए कौन सा प्लास्टिक जिम्मेदार होता है? क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। और पत्तियों का रंग निर्माण के लिए क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। रंगीन पत्तियों का अगर रंग होगा तो वो क्रोमोप्लास्ट होगा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। और कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का पादप कोशिका में पूछा है, ये हरित लवक है, ठीक है, हरित लवक, ठीक है ना, प्लास्टिक वही है, बिल्कुल। बताइएगा तो अनुवांशिकी के पिता के रूप में किन्हें याद किया जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। बताइएगा अनुवांशिकी का प्रयोग करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पेड़ को चुना था, पौधे को चुना था? तो वो गार्डन मटर को चुने थे। कौन मटर को चुने थे? गार्डन मटर को। आगे आपको बताना अनुवांशिकी के पिता को अनुवांशिकी का, ठीक है, वही ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में है, ठीक है ना। बताइएगा तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में किसके द्वारा किया गया था? जेनेटिक्स के द्वारा।
जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वही जेनेटिक्स का मतलब अनुवांशिकता होता है। इस शब्द का प्रयोग 1905 में सबसे पहले किया गया था, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा किया गया था। आगे जीन जोहानसन है ना, आगे आपको बताना है जेनेटिक्स, ठीक है ना, जिसको अनुवांशिकता बोलते हैं। आगे बताना है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम में ना, क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में। आगे आपको बताना है, बताइएगा तो अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहा जाता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहा जाता है, जीन को नहीं गुणसूत्र को कहा जाता है, ठीक है ना, गुणसूत्र को। अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहा जाता है, क्या हुआ, हाँ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम वही गुणसूत्र है। बताइएगा तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था, गुणसूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था, ये 1875 में खोजा गया था और ये स्ट्रासबर्गर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा किया गया था, स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, क्रोमोसोम का खोज। आगे आपको बताना है क्रोमोसोम शब्द का नाम सबसे पहले कौन दिए थे, क्रोमोसोम शब्द सबसे पहले कौन दिए थे, ये 75 में खोजा गया और 88 में इसका नाम क्रोमोसोम पड़ा, ठीक है ना, और इसका नाम जो है ये दिए थे वाल्डेयर, ठीक है ना, कौन दिए थे, वाल्डेयर दिए थे। आगे आपको बताना है गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, ठीक है ना, वही क्रोमोसोम का निर्माण किससे, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। आगे आपको बताना मनुष्य में, मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है, क्रोमोसोम ही निर्धारण होता है, ठीक है ना, मेन जो जिम्मेवार होता है वो गुणसूत्र के लिए, मतलब लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र होता है। बताइएगा तो लिंग गुणसूत्र जो है सो कैमा जोड़ा कहलाता है, 23वां जोड़ा, लास्ट का जो जोड़ा होता है 22 प्लस XX या 22 प्लस XY जो होता है वो XX और XY जो होता है वो लिंग गुणसूत्र ही होता है। आगे आपको बताना है, ये तो आपको पता ही है, अगर आप मान लीजिए कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में कैसा गुणसूत्र प्राप्त करता है तो 22 प्लस X और Y, ठीक है ना, 22 प्लस X और Y, X माता से और Y पिता से प्राप्त करेगा, ठीक है ना। बताइएगा तो न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसके द्वारा किया गया था, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, तो ये न्यूक्लिक एसिड का खोज किसके द्वारा किया गया था, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिस्टर, ठीक है ना, फ्रेडरिक मिस्टर, जर्मन वैज्ञानिक, क्या नाम था इनका, फ्रेडरिक मिस्टर, इनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड का खोज किया गया था। आगे आपको बताना है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कहां होता है, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड में होता है, कहां पे होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है, ठीक है ना। बताना है तो दो प्रकार का न्यूक्लिक एसिड का नाम बताइएगा तो डीएनए आरएनए, ठीक है ना, डीऑक्सी और राइबो, ठीक है ना। आगे आपको बताना है और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था और 1953 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1953 में, ठीक है ना। और इस काम के लिए इसको वाटसन एंड क्रिक को नोबेल भी मिला था, कब मिला था, 1962 में, ठीक है ना, भारत चीन युद्ध के समय ही 1962 में वाटसन एंड क्रिक को नोबेल मिला था, किस काम के लिए, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने के लिए। आगे आपको बताना है डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, हाँ डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, नहीं प्रोटीन का अमीनो एसिड वो नहीं है, प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करना, ठीक है ना, प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करना और आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, ठीक है ना, दो काम है, ठीक है ना। क्या हुआ, अतिरिक्त निर्धारण, वो तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से कर सकते हैं, ठीक है ना, वो तो दूसरी चीज हो गई। डीएनए का मेन जो मानव शरीर में डीएनए है क्या, तो डीएनए का काम क्या है, तो प्रोटीन के संश्लेषण को निर्धारित रेगुलेट करना, ठीक है ना, कि कितना प्रोटीन बनेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन बनाते जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन चाहिए, तो वही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए वो है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, तो मतलब वंशानुगत जो लक्षण है उसका वो प्रवाह करेगा, ठीक है। डीएनए में क्या होता है ना, हाँ डीएनए में क्या होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन और इसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना, डीएनए। आगे आपको बताना है सबसे छोटा बीज जो है किसका होता है, आर्किड का, ठीक है ना, और सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा बीज वो तो पेड़ है, सबसे बड़ा वो तो कोशिका है, सबसे बड़ा हम बीज पूछ रहे हैं, लोडेसिया, ठीक है ना, लोडेसिया का, ठीक है ना, एक रोडेसिया एक देश है ना, उसे ही लोडेसिया याद रखिएगा, ठीक है ना। बताइएगा तो सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है, सिकोया, ठीक है ना, हाँ पर्यावरण का उसको आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस को, ठीक है ना, सफेदा जिसका नाम है। बताइएगा तो
नींबू संतरा और बेल जो है ये किस कुल का पौधा है? नहीं नींबू संतरा, देखिए सबका रूट पूरा फैला होता है रूटेसी का, ठीक है ना। नींबू संतरा बेल और मौसम्बी वगैरह जो है ये किसका है? रूटेसी का है, ठीक है ना। नाशपाती बताइएगा तो रोजेसी, बिल्कुल सही है। सेब, नाशपाती, गुलाब ये सब जो है ना, रसभरी वगैरह क्या है? तो ये रोजेसी है, ठीक है ना। सेब को रोज खाइए, ठीक है ना, रोजेसी है। आगे आपको बताना है भिंडी जो है किस कुल का है? ये मालवेसी का है, मालवेसी का है। इसको बता, इसको जानने का कोई ट्रिक नहीं। एक बार हम कोशिश किए थे इसको डिटेलिंग पढ़ने का, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल पाया कि किस पे निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि इसको याद ही कर लिया जाए। देखिए सोलेनेसी का आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, तंबाकू ये सब किसका है? तो सोलेनेसी का, ठीक है ना। आलू, बैगन, टमाटर तीनों सब्जी, आलू, बैगन, टमाटर का सब्जी एक जगह बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद तंबाकू और मिर्च, और उसमें मिर्च भी डाल दीजिए, ठीक है ना। आलू, बैगन, टमाटर का सब्जी बना के मिर्च डाल के, ठीक है ना। और बाद में मन हो तो तंबाकू खा लीजिए, सोलेनेसी, ठीक है ना। बाद में मन हो तो तंबाकू खाइए, सोलेनेसी। और उसके बाद देखिए रूटेसी, ठीक है ना। तो ये तीनों जो खट्टा फल है, नींबू, संतरा और मौसम्बी, तीनों एक जैसा ही चीज है ना, तीनों से सिट्रिक एसिड मिल जाता है ना। और साथ साथ एक बेल, ठीक है ना, बेल, इसको ले लीजिए। तो ये क्या है? तो ये रूटेसी है, क्या है? रूटेसी है। और रोजेसी में देखिए सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी, ठीक है ना। इस सब का सेवन आप डेली भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ये सब क्या है? रोजेसी, मतलब रोज इसका सेवन आप कर सकते हैं, रोजेसी। और देखिए मालवेसी क्या है, ठीक है ना। तो कपास, भिंडी, गुलहड़, ठीक है ना। कपास, भिंडी, गुलहड़ ये कैसा हो जाएगा? तो ये मालवेसी हो जाएगा, ठीक है ना। और बताइएगा तो मटर जो है किस कुल का पौधा हो जाएगा? ल्यूबिमिनेसी का, ल्यूबिमिनेसी का, ठीक है ना। गन्ना, ग्रेमिनी का, गन्ना, ग्रेमिनी, गौ से गन्ना, गौ से ग्रेमिनी, ठीक है ना। गन्ना, ग्रेमिनी। लौंग जो है ये, लौंग जो है ये माल्टेसी का, मिटेसी का है, ठीक है ना। लौंग जो है ये मिटेसी का है। और लौंग का तेल प्रमुख घटक किसका है? तो यूरेनॉल का है, ठीक है ना। यूरेनॉल का, यूरेनॉल का क्या है? यूजेनॉल, इसमें यूरेनॉल लिखा हुआ है, यूजेनॉल। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ये हो सकता है, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च के साथ तंबाकू किसमें? सोलेनेसी, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है नींबू, संतरा, बेल, मौसम्बी, रोटेसी, ठीक है ना। सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी, रोजेसी, ठीक है ना। और कपास, भिंडी, गुलहड़, मालवेसी। बहुत अच्छा, कितना अच्छा याद हो गया। अब बताइएगा इसमें से बैगन किसके अंतर्गत, किस कुल के अंतर्गत आएगा? सोलेनेसी, बैगन सोलेनेसी, नाशपाती रोजेसी, भिंडी मालवेसी। बहुत अच्छा। आगे आपको बताना है मटर किस कुल का पौधा हो जाएगा? ल्यूबिमिनेसी, ठीक है ना। मटर ल्यूबिमिनेसी, और गन्ना ग्रेमिनेसी, और लौंग मिटेसी, लौंग मिटेसी, ठीक है ना। लौंग मिटेसी। लौंग देखते हैं, लौंग कहीं पे डाल दीजिए तो सारा सुगंध वहां का मिटा करके लौंग अपना सुगंध डाल देता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है पौधे का अवरोही भाग कौन सा होता है? अवरोही, नीचे की तरफ जाने वाला, जड़, ठीक है ना। जड़ होता है, जड़ होता है। आगे आपको बताना है बताइएगा तो आलू, हल्दी, अदरक वगैरह जो है ये क्या है? तना का रूपांतरण भाग है, ठीक है ना। तना का ही रूपांतरण भाग है, ठीक है ना। आलू और अदरक का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो तना ही होता है, ठीक है ना। बताइएगा तो आलू किसका उदाहरण है? तो ये कंद का उदाहरण है, कंद का, ठीक है ना। आलू, कंद, आलू आसानी से मिल रहा है तो इसको छोटा वाला दे दीजिए, कंद, ठीक है ना। ओल, अरबी किसका उदाहरण है? ओल और अरबी ये धन कंद का, ठीक है ना। धन कंद का, ओल, अरबी धन कंद का, ठीक है ना। अदरक, हल्दी बताइएगा तो ये प्रकंद का, ठीक है ना। और इससे भी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है प्याज और लहसुन, सकल कंद का, ठीक है ना। सलकंद का, सलकंद का, सलकंद का, ठीक है ना। सलकंद का, यानी कि कंद का उदाहरण आलू, धन कंद का उदाहरण ओलरबी, ठीक है ना। प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक, ठीक है ना। हल्दी और अदरक दोनों एक ही जैसा स्टार्टिंग में लगता है देखने में, ठीक है ना। और प्याज, लहसुन तो एक साथ याद करते हैं तो ये सलकंद, ठीक है ना। बताइएगा तो प्याज के छिलके उतारने पर आंसू किस कारण से आ जाते हैं? सल्फोनिक अम्ल के कारण, ठीक है ना। सल्फोनिक अम्ल के कारण, और वो सल्फर का यौगिक है। सल्फोनिक अम्ल सल्फर का यौगिक है। लहसुन में गंध किसके कारण होता है?
लहसुन में गंध किसके कारण होता है? लाइसिन के कारण, लाइसिन के कारण, ठीक है, लाइसिन के कारण। लहसुन का गंध जो है किसके कारण होता है? लाइसिन के कारण होता है, ठीक है ना। बताइएगा तो मिर्च का तीक्ष्णता किसके कारण होता है? कैप्सिन के कारण, ठीक है ना। मिर्च का जो तीक्ष्णता होता है यानी तीखापन जो होता है वो कैप्सिन के कारण होता है, ठीक है ना। बताइएगा तो राइजोम जो है पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? लाइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है, ठीक है ना। बताना है पौधे जो है नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है ना। बताइएगा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि को मापी जा सकती है? कौन सी तने की वृद्धि को मापी जा सकती है? ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, ठीक है ना, ऑक्सेनोमीटर। आगे आपको बताना है पत्ती तना कली से नया पौधे प्राप्त करने को क्या कहते हैं? ठीक है ना। हाँ, टिश्यू कल्चर इकाई प्रबंधन, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर इकाई प्रबंधन नहीं है, ठीक है ना। आगे आपको बताना मतलब कि बीज ना रोप करके और तना से पत्ता से ये सबसे जो मतलब उसका नया पौधा उगा लिए, ठीक है ना। आगे आपको बताना है ब्रायोफ्लियम का जो है इकाई प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ब्रायोफ्लियम का तो ये तना से होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग गांव में ना पत्थर चूर बोलते हैं, ठीक है ना। एक पौधा देखते होंगे ऐसा रहता है और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे रहता है और जहां जहां से ऐसे कटा कटा रहता है उसको मिट्टी पे डाल दीजिए, फिर से उस पौधा में से पेड़ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रायोफ्लियम कहलाता है, ठीक है ना, ब्रायोफ्लियम। बताइएगा तो आलू का कायिक प्रबंधन किससे होता है? तना से। खाने वाला जो भाग होता है उसी से तो करते हैं ना, तो तना से करते हैं, ठीक है ना। बताइएगा पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, बिल्कुल सही है, स्टोमाटा कहते हैं। और पत्तियां सांस भी इसी से लेती है, स्टोमाटा से ही लेती है, ठीक है ना। बताइएगा तो T2,4-D क्या है? एक प्रकार का खरपतवारनाशी है, ठीक है। 2,4-D क्या है? तो खरपतवारनाशी है। आगे आपको बताना है गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एकमात्र एथिलीन है, ठीक है ना, एकमात्र है एथिलीन है। बताइएगा एथिलीन का खोज किसके द्वारा किया गया था? वर्ग के द्वारा किया गया था, वर्ग के द्वारा 1962 में, ठीक है ना, वर्ग के द्वारा 1962 में किया गया था, ठीक है ना। एथिलीन गैस का खोज जो है ना वो वर्ग के द्वारा 1962 में किया गया था। आगे आपको बताना है फलों को पकाने में सहायक वाला हार्मोन कौन सा? तो ये एथिलीन ही होता है। और कृत्रिम रूप से अगर पकाएगा तो एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन है। कार्बाइड पे जब जल को छिड़कते हैं तो एसिटिलीन गैस निकलता है और एसिटिलीन गैस को हम लोग फल को पकाने में भी यूज कर लेते हैं और गैस वेल्डिंग जो कहते हैं उसमें भी उपयोग कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्वलनशील होता है, ठीक है ना। बता देखिए फल जो पेड़ में पकता है ना, जैसे आम जो है वो पेड़ में पकता है तो एथिलीन हार्मोन होता है, ठीक है ना, एथिलीन हार्मोन होता है, उसके कारण वो फल पक जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एसिटिलीन जो उसी के तरह दिखने वाला एक और गैस है जिसका प्रयोग हम लोग कृत्रिम ढंग से बना सकते हैं, ठीक है ना। जब कार्बाइड पे कार्बेट जो होता है ना, कार्बाइड उस पर जल का जब छिड़काव करते हैं तो उससे एसिटिलीन गैस निकलता है और वो एसिटिलीन गैस भी जो है ना कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा, ठीक है ना, स्पष्ट कर देगा कि प्राकृतिक हाँ नहीं कभी नहीं दे सकता एथिलीन नहीं, वो आयोग गलत ले लिया, ठीक है ना। एथिलीन कभी नहीं, एसिटिलीन होता है, ठीक है ना। चलिए अगर एसिटिलीन नहीं होगा, शांत रहिए, देखिए अगर एसिटिलीन नहीं होगा तो एथिलीन भी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, एथिलीन आप बना सकते हैं, ठीक है ना, और एथिलीन गैस से फल को तोड़ लीजिए और उसके बाद पका लीजिए, ठीक है ना। तो वो लेकिन एथिलीन ऑप्शन में एसिटिलीन नहीं रहेगा, तब होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन्स है, ठीक है, जिब्रेलिन्स है। और फूल को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? फ्लोरीजेंस होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पौधे के जख्म को कौन भरता है? ट्राउमेटिन भरता है। पौधे के जख्म को कौन भरता है? ट्राउमेटिन भरता है। बताइएगा तो पहली बार जो विषाणु का खोज किया गया था इवानोव्स्की के द्वारा, वो कौन सा विषाणु का खोज किया गया था? टीएमडी का, बिल्कुल सही है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो था, ठीक है ना, उसी का खोज किया गया था पहली बार। आगे आपको बताना है आलू में सेथिल रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? सेथिल रोग जो होता है ना किसके कारण, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण? तो ये जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है ना। आलू में सेथिल रोग जो होता है ना ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और गेहूं में रस्ट रोग जो होता है किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, कवक के कारण होता है। और गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है ये किसके कारण? यह भी कवक के कारण होता है। और धान का
अंगमारी रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना। धान का अंगमारी रोग जो होता है इसका कारक क्या है? तो जीवाणु है, ठीक है ना, जीवाणु है। जेंथोमोनास नामक जीवाणु है, ठीक है ना, जेंथोमोनास नामक जीवाणु है धान का अंगमारी रोग, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। आगे आपको बता रहा है ब्लास्टर रोग संबंधित किस फसल से है? ब्लास्टर तो धान में ही होता है, ठीक है ना, ब्लास्टर जो है ये धान में ही होता है। हम अभी अंगमारी बोले थे और जीवाणु बोल रहे हैं जेंथोमोनास जीवाणु से, एक बार चेक कीजिए। आगे आपको बता रहा है हरित बाली रोग जो है किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। हरित बाली जो है बाजरा से। आगे आपको बताना है धान का खैरा रोग किसके कमी से होता है? जस्ता के कमी से, ठीक है ना। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है आलू में ब्लैक हॉट रोग किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है ना। आलू में ब्लैक हॉट रोग ऑक्सीजन की कमी से, या फिर ब्लैक हॉट रोग किस फसल में? तो आलू में। आगे आपको बताना है बंकी टॉप रोग किसमें होता है? बेला बनाना में, ठीक है ना, केला में। इसका पूरा नाम ही है, ठीक है ना, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ठीक है ना। आगे बताना है टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली, मूंगफली, टिक्का रोग मूंगफली, ठीक है ना। बताइएगा तो उसके बाद मार्स रोग किससे संबंधित है? मटर से, ठीक है ना। और किसकी कमी से? तो मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है ना। मैग्नीज ME वाला जो होता है उससे, MG वाला नहीं, ME मैग्नीज। क्या हुआ? MN सॉरी MN हाँ MN मैग्नीज की कमी से होता है। आगे आपको बता रहा है डाइवेक रोग जो है किसमें होता है? डाइवेक रोग ये किसमें होता है? तो नींबू में होता है। और किसकी कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से होता है। और डाइवेक तथा लिटिल रीफ ये दोनों जो है नींबू में होने वाली बीमारी है। और किसकी कमी से? तो कॉपर की कमी से ही होने वाला है, ठीक है ना। बताइएगा तो आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है? ये जस्ता की कमी से होता है, ठीक है ना। देखिए आम और बैगन में अगर लिटिल लीफ रोग होगा तो जस्ता की कमी से, और अगर नींबू में होगा लिटिल लीफ रोग तो तांबा की कमी से होगा, ठीक है ना। आगे आपको बता रहा है फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है? तो अगेन ये बोरॉन की कमी से होगा, ठीक है ना। फूल गोभी में ब्राउनिंग और आंवले में निक्रोसिस, यानी कि पूछता भी है कि निक्रोसिस रोग किस फसल से है? तो आंवला से। निक्रोसिस रोग किससे? तो आंवला से है। और ये बोरॉन की कमी से होता है। आगे आपको बताना है हींग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हींग जड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। भारत में बताइए हिंग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश। आगे आपको बता रहा है कॉर्क जो है ये किससे प्राप्त होता है? क्या हुआ? पुष्प, हाँ पुष्प होता है। आगे आपको बताना कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? हाँ ओक वृक्ष की छाल से, ठीक है ना। ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है कॉर्क, ठीक है ना। बताइए तो ओक वृक्ष का जो है ये वनस्पतिक नाम क्या है? क्वेकर्स है, क्वेकर्स, ठीक है ना, क्वेकर्स। हाँ ओक वृक्ष का जो मतलब वनस्पतिक नाम है ना वो क्वेकर्स है। और इसी क्वेकर्स से कॉर्क प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है हेरोइन जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? हेरोइन अफीम पोस्ता से, ठीक है ना। अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अफीम का जो फूल होता है ना उसके नीचे फल जो होता है उसमें से जो गोंद निकलता है ना उसको लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसी से प्राप्त किया जाता है हेरोइन, ठीक है ना, लेटेक्स से, ठीक है ना। अफीम पोस्ता तो या लेटेक्स क्या हुआ? किसका? अफीम से नशीला पदार्थ बनता है, नशीला पदार्थ, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना मॉर्फिन जो है किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन यह भी एक बहुत डेंजरस नशीला पदार्थ है। ये भी अफीम के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। हेरोइन और मॉर्फिन दोनों जो है ना तो ये अफीम से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है। और चाय में तो आप लोग को भली भांति पता है क्या हुआ? वो टैनिक तो एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है, ठीक है ना। विषैला पदार्थ जो होता है चाय में वो कौन होता है? थीन होता है, ठीक है ना। और कॉफी में कैफीन होता है। बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। आगे आपको बताना है तारपीन का तेल कहां से निकाला जाता है? चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। तारपीन का तेल चीड़ वृक्ष से, ठीक है ना। बताइएगा तो सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? हाँ सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का, बिल्कुल सही है। शैवाल का गुणसूत्र सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। और ट्रायोलिन जो ट्रायोलिन को कह रहे थे ना, ठीक है ना, ये इसका सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। हाँ
माइकोप्लाज्मा का सबसे ज्यादा, माइकोप्लाज्म तो सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कौन सा है। हार्ट बीचिया लिखा हुआ है, ठीक है ना। सबसे भारी कास्ट वाला जो पौधा है ये हार्ट बीचिया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा कौन सा है। ओक्रोमा, ठीक है ना। ओक्रोमा सबसे जो हल्की कास्ट वाला पौधा है ये ओक्रोमा पौधा है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है वार्षिक ग्लो का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यानी कि पेड़ का जो वार्षिक, हाँ क्या कहते हैं, हाँ उम्र जो ज्ञात करते हैं वो किसके अंतर्गत याद करते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वलय का जो गिनना कहते हैं वो क्या होता है उसको याद रखिएगा, डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं, यानी कि वलय गिन करके, जैसे देखते हैं ना, ये देख रहे हैं बीच बीच में गोल गोल जो है ना, ये गोल छल्ला जितना ज्यादा होगा ना उससे उसकी उम्र का अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। पेड़ के वलय को छाल मतलब वलय को गिन करके उसकी उम्र का अंदाजा लगाया, डेंड्रोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। और क्रोनोलॉजी किसके लिए यूज किया जाता है, सब समय के ज्ञान के लिए, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पौधे के लिए कितनी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 16, ठीक है ना। पौधे के लिए कितनी पोषक तत्व, तो 16 बताइए। तो मरुस्थल पे उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जीरोफाइट, और चट्टान पे उगने वाले पौधे लिथोफाइट, चट्टान पे उगने वाले लिथोफाइट। आगे चलिए आपको बताना है कैक्टस वगैरह जितना भी नुकीली है ना बिना पत्ता वाला वो सब उसी में आ जाता है। बताइए तो कॉकरोच के हृदय में कितनी प्रकोष्ठों की संख्या होती है, 13 होती है, ठीक है ना। कॉकरोच में 13 होती है। और आगे बताना है मानव में हृदय प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मछलियों में बताना है 2, मछलियों में 2 होती है, ठीक है ना। केचुआ में बताइएगा, केचुआ में 4, ठीक है ना। केचुआ में 4 होता है, ठीक है ना। पक्षी में 4 होता है, ठीक है ना। एविस वर्ग जितना भी हो जाएगा उसमें 4 हो जाएगा, ठीक है ना। रेप्टाइल्स में कितना हो जाएगा, तो 3, रेप्टाइल्स में 3, ठीक है ना। मगरमच्छ, ठीक है ना, जिसमें 4 हो जाता है, ठीक है ना। रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाली जो सरीसृप है ना उसमें हृदय प्रकोष्ठों की संख्या 3, ठीक है ना। उसमें एक अपवाद है जो मतलब उसको उभयचर की तरह भी देखा जाता है, तो वो कितना उसमें क्या हो जाता है, तो 3 हो जाता है, ठीक है ना। मतलब 4 रहता है उसमें 4 रहता है, उसमें 4 रहता है, ठीक है ना। मेढक में भी 3 ही रहता है, ठीक है ना। मेढक में भी 3 ही रहता है। वेल मछली का ज्यादा है, वेल मछली का ज्यादा क्यों नहीं होगा, वेल मछली क्या स्तनधारी है, उसमें 4 होगा, ठीक है ना। और जलीय जीव में कितना होता है, तो 2 होगा, ठीक है ना। उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है तेरह, बताइएगा तो श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, एथोसाइट, ल्यूकोसाइट ऐसे करके नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। और लास्ट को ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। बताइएगा तो सबसे बड़ा श्वेत कण कौन सा होता है, जैसे पढ़ते हैं ना मोनोसाइट वगैरह, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, श्वेत रक्त कणिका में सबसे बड़ा कौन सा है, लिम्फोसाइट नहीं, ये सबसे बड़ा जो होता है ना ये मोनोसाइट ही होता है, मोनोसाइट, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो श्वेत रक्त कण है वो कौन सा है, तो मोनोसाइट ही है, ठीक है ना। आगे आपको बताना एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है ना। आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है ना। आरबीसी के अंतर्गत एंटीजन। आगे आपको बताना है आरबीसी का कब्रगाह कहाँ कहलाता है, प्लीहा, ठीक है ना। स्प्लीन तिल्ली, ठीक है ना, स्प्लीन तिल्ली कहलाता है, ठीक है ना। और ब्लड बैंक कहाँ कहलाता है, ब्लड बैंक यह भी नहीं कहलाता, तिल्ली ही कहलाता है, ठीक है ना। बताइए आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, लिवर में होती है, यकृत में होती है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, क्या हुआ, ब्लड बैंक भी वही है, ठीक है ना। ब्लड बैंक भी वही है और कब्रगाह भी वही है। बताइएगा तो प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तिल्ली में होती है, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तो ये तिल्ली में होती है, यानी प्लीहा में होती है। बताइए क्या हुआ, 150, 1.5 लाख, चलिए आगे आपको बताना है खून नहीं जमने देता है कौन से रोग में, हीमोफीलिया में रोग पूछ रहा है, ठीक है ना। रोग कौन सा है, तो हीमोफीलिया के अंतर्गत खून नहीं जमता है। बताइएगा तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा आता है, विटामिन के के साथ वो प्रोटीन है, ठीक है ना। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह जो है ना वो प्रोटीन है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है रक्त को थक्का जो है वो नस के अंदर कौन नहीं बनने देता है, हेपेरिन नहीं बनने देता है, ठीक है ना। हेपेरिन नहीं बनने देता है। आगे आपको बताना है
रक्त समूह का खोज किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर को। और कार्ल लैंडस्टीनर को इस काम के लिए ना 1930 में नोबेल भी दिया गया था, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बताइए तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ निगेटिव, ठीक है ना। ओ निगेटिव जो है वो सर्वदाता है, और सर्वग्राही कौन सा है? तो ए बी है, ठीक है ना, ए बी है, और ए बी भी इसमें निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा तो आरएच फैक्टर जो है किससे संबंधित है? क्या हुआ? सर्वदाता जो है ओ निगेटिव और सर्वग्राही जो है ए बी पॉजिटिव ना, ए बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। ए बी पॉजिटिव रहेगा तब तो, अगर ए पॉजिटिव भी आ जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल सही है। बताइएगा तो बताइएगा आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? आरएच फैक्टर की खोज ये भी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था। और ये एंटीबॉडी किसमें होता है? देखिए एंटी का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना, एंटी का मतलब होता है उल्टा। जैसे आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक है ना, तो आप में एंटीबॉडीज क्या होगा? तो ए निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एंटी ए आपका ब्लड ग्रुप हो गया। अगर बी है तो क्या हो जाएगा? तो मतलब एंटी ए हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब जी जो आपके पास है वो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एंटीबॉडी दूसरा ये भी कोई एंटीबॉडी है पर एंटीजन, हाँ इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी ए बी में नहीं होता, केवल एक ही है जिसमें ए बी में नहीं होता है, बी में एंटीबॉडी नहीं होता है और एंटीजन ए में नहीं होता है एंटीजन, ठीक है ना। चलिए आगे और बता रहा है, मनुष्य एवं स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? यकृत या यकृत नहीं, ब्रिक ब्रिक, ठीक है ना, किडनी, ठीक है ना। उत्सर्जित तंत्र मेन क्या है उत्सर्जन तंत्र का? तो वो किडनी है, ठीक है ना। बताइएगा तो किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? किडनी का दो भाग बना होता है, ठीक है ना, एक भाग बिल्कुल कॉर्टेक्स और अंदर के भाग को मेडुला, ठीक है ना, अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। बताइएगा वोमेन संपूर्ण नामक संरचना किससे संबंधित है? वोमेन संपूर्ण नामक संरचना जो है किससे संबंधित है? तो ब्रिक से ही है, ठीक है ना, ब्रिक से ही। नेफ्रॉन के अंदर जो संरचना एक होती है ना, ठीक है ना, जहां पे जाता है और उसमें विसरण से जो है सो अमोनिया को निकालते हुए पानी को साइड करते जाता है खून से, तो वही संरचना जो है सो वोमेन संपुट या फिर वोमेन कैप्सूल्स कहलाते हैं, ठीक है ना, जिसका संबंध उत्सर्जन तंत्र यानी कि ब्रिक से ही है। आगे आपको बताना है उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तंत्रिका तंत्र का, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। आगे आपको बताना है विटामिन ए का खोज किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए का खोज फंक के द्वारा किया गया, विटामिन का ही खोज था फंक के द्वारा। विटामिन ए तो मैकुलन, विटामिन ए और बी मैकुलन, विटामिन ए और बी मैकुलन के द्वारा। विटामिन सी की खोज किसके द्वारा? होल्कर के द्वारा। और विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का बताइएगा? थायमिन। विटामिन बी1 वही है, थायमिन ही है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। विटामिन सब शांत रहिएगा। विटामिन बी3 का नाम बताइए क्या? नियासिन, ठीक है ना, विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 का नाम बताइएगा? पेंटाफोलिक एसिड, ठीक है ना, पेंटाफोलिक एसिड। और विटामिन बी6 का नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 बायोटीन। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड। विटामिन बी11 फॉलिक एसिड, ठीक है ना, दोनों बी9 और बी11 दोनों फॉलिक एसिड। और बी12 साइनोकोबालामिन, ठीक है ना। विटामिन सी का नाम बताइएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम बताइएगा? कैल्सीफिरॉल, ठीक है ना, पोलो कैल्सीफिरॉल उसका पूरा नाम है, पोलो कैल्सीफिरॉल नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। बताते हैं B2 और B2 बताते हैं, ठीक है ना। विटामिन ई का नाम बताइएगा? केटोफिरॉल, ठीक है ना। विटामिन के का नाम बताइएगा? विटामिन के का नाम फ्लेक्टिनिन, ठीक है ना। और विटामिन एच का नाम वही बायोटीन, ठीक है ना, बायोटीन हो जाता है। और क्या हुआ? B7 और B9 जो है ना वो दोनों सेम हो जाता है, फॉलिक एसिड हो जाता है। सॉरी B7 कहते हैं, B7 और विटामिन BH, ठीक है, विटामिन एच सीधा एच जो है वो दोनों सेम हो जाता है, बायोटीन। और यहाँ B9 और B11 दोनों सेम हो जाता है, फॉलिक एसिड। अब आता है डी का बात, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछता था एनटीपीसी में, क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में विटामिन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, ठीक है ना। वहां पर लिख दिया था D1 D2 D3 D4, ठीक है ना। तो बताइएगा मानव शरीर में विटामिन डी का कौन सा प्रकार पाया जाता है? D2 D3 D4 कौन सा? D3, ठीक है ना। जैसे जंतु में जो है ना, देखिए ध्यान रखिएगा,
जंतु कोशिका में जो है ना, जंतु में जो पाया जाता है वो D3 पाया जाता है, और पादप में जो है D2 पाया जाता है, ठीक है ना। अपना लोग में D3 और पादप में D2। पादप में जो D2 पाया जाता है उसका नाम है कैल्सी अर्गोफिरॉल, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? कैल्सी अर्गोफिरॉल। और अपना लोग में जो पाया जाता है, एनिमल सेल में जो पाया जाता है वो D3 है, जिसका नाम है कैल्सी कोलोफिरॉल, ठीक है ना। उसमें अर्गोफिरॉल और इसमें कोलोफिरॉल, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे आपको बताना है कैल्सी अर्गोफिरॉल D3 और D2, सॉरी D अर्गोफिरॉल जो है ना वो D2 हो जाएगा, और कोलो कैल्सीफिरॉल जो है वो D3 हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताना है कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। कैंसर की जांच की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? नहीं, वो तो थेरेपी है, थेरेपी तो थेरेपी हो गया ना। कैंसर का जो है ना जांच की प्रक्रिया को, जांच की विधि को क्या कहते हैं? हाँ, टिश्यू निकाल कर जो करते हैं उसको बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं। कैंसर की जांच के लिए जो जांच है वो कौन सी है? तो बायोप्सी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। आगे आपको बताना है वाइटेड डिजीज जो होती है वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है ना। हाँ, उसी का वाइटल गलमंडी या जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। बताइए तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है, पारा के कारण, इटाइटाइटेडमियम के कारण होता है, ठीक है ना। और आगे बताना है आपको मिनी माता रोग जो है सर्वप्रथम किस देश में पाया गया था? हाँ, मिनी माता सबसे पहले एशियाई देश है, भारत का बहुत सहयोग भी करता है। जापान, ठीक बोल रहे थे, जापान में ही पाया गया था, ठीक है ना। मिनी माता रोग का पहला जो ये प्रत्यक्ष पाया गया था प्रमाण, वो कहां पाया गया था? तो जापान में पाया गया था, ठीक है ना। बताइएगा तो एनीमिया जो है ये कैसी बीमारी है? खून की कमी नहीं, खून में लोहे की कमी, ठीक है ना। खून में हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी तो इस्कीमिया है, ठीक है ना। खून की कमी कौन सी बीमारी है? इस्कीमिया है। आगे आपको बताना है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स जो है ये किसको प्रभावित करती है? हड्डी को नहीं, कंकाल तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है ना। सूखा रोग किसको प्रभावित करती है? तो ये मतलब हाँ हड्डियों में ही होने वाली है, ठीक है ना। कंकाल तंत्र तो पूरा मतलब स्केलेटल सिस्टम है, पूरा उसको प्रभावित करते हैं और हड्डियों में होने वाली बीमारी है। और बताइएगा ऑस्टियोपोरोसिस किसमें होने वाली बीमारी है? हड्डियों में ही होने वाली है। क्वासी-ऑर्गर किसकी कमी से होती है? क्वासी-ऑर्गर, ठीक है ना। क्वासी-ऑर्गर और मोरेस्मस दोनों याद रखिएगा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। क्वासी-ऑर्गर और मोरेस्मस जो है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। और रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया ये तीनों बीमारी जो है ये किसमें होती है? तो हड्डियों में होती है, विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है। देखिए हमारे शरीर में जो है ना कैल्शियम की कमी के कारण जो है सो बोन में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता है। जब विटामिन डी नहीं मिलता है ना, जब विटामिन डी नहीं मिलता है तब जो है सो हमारा शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो हड्डी से जो कैल्शियम है ना उसको खींचने लगता है, उससे चूस करके निकालने लगता है अपने बॉडी के यूज के लिए कैल्शियम को, ठीक है ना। तो वही बीमारी क्या कहलाती है? तो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी कहलाती है। कौन सी बीमारी कहलाती है? ऑस्टियोमलेशिया बीमारी कहती है। और रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों जो है हड्डी में ही होने वाली बीमारी है जो कैल्शियम और विटामिन डी के कमी से होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है रक्त में यदि यूरिक एसिड की मात्रा अधिकता है तो आपको कौन सी बीमारी होने की संभावना है? गठिया रोग, बिल्कुल सही है, गठिया रोग, ठीक है ना। यूरिक एसिड अगर मात्रा बढ़ रहा है तो आपको कौन सी बीमारी होने की संभावना है? गठिया रोग होने की संभावना है। आगे आपको बताना है यूरिक एसिड बढ़ जाने से बहुत सारा, लेकिन गठिया रोग उसके लिए मेन जुगाड़ है। बताइएगा तो MMR का जो टीका लगाया जाता है टेट्रावेलेंट, ये भी टीका है, ये किस 3 बीमारी से प्रोटेक्शन प्रदान करता है? MMR का टीका, हाँ बिल्कुल वही नाम से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है ना। मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है ना। MMR का टीका लगाया जाता है। और एक टीका पहले से आप लोग जानते हैं DPT का टीका, तो वो कौन कौन? डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस का, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है EEG का फुल फॉर्म बताना है। वो ECG का फुल फॉर्म आप बता दिए। EEG का फुल फॉर्म बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है, ठीक है ना। हाँ, और मस्तिष्क से संबंधित ये बीमारी का जांच करता है, ठीक है ना। DPT का टीका किसमें दिया जाता है? डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस 3 बीमारी से क्या हुआ? टीबी में BCG, टीबी में BCG, ठीक है ना।
क्या हुआ? पोलियो का टीका नहीं है, पोलियो का वैक्सीन जो है पता नहीं उसका क्या नाम है, क्या नाम है? वैक्सीन तो होता ही ना, ओरल जो वैक्सीन है नाम क्या है पता नहीं है उसका, पोलियो ओरल वैक्सीन का। हाँ उसका सुनिए ना, ओरल पोलियो वैक्सीन ही उसका नाम है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वैक्सीन 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 नाम है, ठीक है ना। ओपीवी बोलते हैं, ठीक है ना, ओपीवी बोलते हैं, देखिए आ जाएगा वही ओपीवी आएगा, ठीक है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन ही उसका नाम है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है ल्यूकोडर्मा जो है ये किस अंग की बीमारी है? संपूर्ण त्वचा की बीमारी है, ठीक है। ल्यूकोडर्मा जो है ये त्वचा की बीमारी है, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है? हाँ व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद दाग किसी किसी को देखते होंगे ना, ठीक है ना। हाँ वो ल्यूकोडर्मा ही है, ठीक है ना, उसको विटिलिगो भी अन्य नाम है। आगे आपको बताना है कान के पर्दे के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओटोस्कोप का, ठीक है ना, ओटोस्कोप का। आगे आपको बताना है गुर्दे की पथरी का कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्सिलेट है, कैल्शियम ऑक्सिलेट है, ठीक है ना। हाँ ओपीवी वही बोले ना, ओरल पोलियो वैक्सीन ही होता है, ठीक है ना। चले आगे बताना है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई की जांच के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जड़त्व आघूर्ण की मात्रा क्या होती है? जड़त्व आघूर्ण की मात्रा, ठीक है ना, जड़त्व आघूर्ण की मात्रा। हाँ टॉर्क है ना, तो जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है ना। ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रा होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है हेनरी जो है ये किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का, ठीक है ना, इंडक्शन का मात्रक है, ठीक है ना, प्रेरकत्व का। आगे बताना है प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? लक्स, लक्स, ठीक है ना। पॉइस बताइएगा किसका मात्रक है? श्यानता का मात्रक है, ठीक है ना, जिसको मापते किस मीटर से है? विस्कस मीटर से, विस्कस मीटर से। वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? द्रव के प्रवाह की दर को मापते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रेबोस्कोप से किसको मापते हैं? स्ट्रेबोस्कोप से, स्ट्रेबोस्कोप से वो तो स्टेथोस्कोप है, दैट इज अनदर थिंग। स्ट्रेबोस्कोप से तो घूमती पहिया की गति मापते हैं, ठीक है ना, घूमती पहिया की गति को मापते हैं स्ट्रेबोस्कोप से, ठीक है ना। क्या हुआ? गाइरोस्कोप। चलिए आगे आपको बताना है स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? क्या हुआ? गति को मापते हैं, ठीक है ना, गति मापते हैं। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? गति मापते हैं, ठीक है ना। और ओडोमीटर से दूरी मापते हैं। आगे बताना है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर, फर्मीमीटर, ठीक है ना, फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर है। आगे आपको बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है, ठीक है ना। बताइएगा तो 1 पिकोमीटर बराबर कितना ग्राम होता है? 10 का पावर माइनस 12। पिको का मतलब 10 का पावर 12, ठीक है ना। और 10 का पावर 15 को किस रूप से डिनोट करेंगे आप? फेम्टो के रूप में, फेम्टो के रूप में, ठीक है ना। बताइएगा एक बैरल में कितनी लीटर होते हैं? 159 लीटर, ठीक है ना। एक गैलन में बताइएगा 3.78, ठीक है ना, 3.785 लीटर, ठीक है ना, एक गैलन, ठीक है ना। क्या हुआ? एक बैरल पता नहीं, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बार बार पूछा भी गया है कि एक बैरल में कितने के बराबर होता है? लीटर के बराबर, तो 159, ठीक है ना। और एक गैलन में जो होता है ना वो 3.785 जो है ये लीटर होता है, ठीक है ना। बैरल का नहीं पता है कितना गैलन हो जाएगा एक बैरल में। चलिए आगे बताना है 1 कैरेट हीरा कितना मिलीग्राम के बराबर होता है? 200 मिलीग्राम का। 1 कैरेट हीरा जो है कितना मिलीग्राम के बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। बताइए तो 1 फैदम कितना के बराबर होता है? कितना फीट के बराबर? 1 फैदम में 6 फीट, ठीक है ना, 6 फीट होता है, ठीक है ना। बताइए तो गैसों का दाब किस यंत्र से मापते हैं? मैनोमीटर से, मैनोमीटर से। गैस का दाब मैनोमीटर से। विस्कस मीटर से क्या मापते हैं? हाँ श्यानता, विस्कोसिटी मापते हैं, द्रव की श्यानता मापते हैं। और वेंचुरीमीटर तो अभी बताए थे, द्रव के प्रवाह। आगे बताना है बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति किससे नापते हैं? तो नेफोस्कोप से, नेफोस्कोप से, ठीक है, नेफोस्कोप से। आगे आपको बताना है वाहन की चाल किससे नापते हैं?
वाहन की चाल, ठीक है ना। स्पीडोमीटर या टेकोमीटर, स्पीडोमीटर या टेकोमीटर, ठीक है ना, इन दोनों से मापते हैं। आगे और दूरी किससे मापते हैं, तो ये तो हो ही गया ओडोमीटर से। आगे आपको बताया समुद्र में डूबी बस्तियों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का, ठीक है ना, सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सोनार का प्रयोग, तो ठीक है, 9 साल को किया जाता है। बताइएगा तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं, फैदोमीटर का, फैदोमीटर का। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं, फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे आपको बताना है समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, ठीक है ना, अल्टीमीटर का। बताइएगा तो उसी को क्या हुआ, सेक्सटेंस नहीं, मीनार वगैरह की ऊंचाई, ठीक है ना। बताइएगा सोलर रेडिएशन को किसमें मापा जाता है, बिल्कुल सही है, पायरो हेलियोमीटर के द्वारा, ठीक है ना, पायरो हेलियोमीटर के द्वारा सोलर रेडिएशन को मापा जाता है। आगे आपको बताना है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का, ठीक है ना। पनडुब्बी के अंदर से जो बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है वो पेरिस्कोप का। बताइएगा तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, ठीक है ना, ठीक। चलिए आगे आपको बताना है ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ऑडियोफोन, 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 ठीक है ना। ध्वनि तीव्रता के मापने वाला यंत्र कौन सा, ऑडियोफोन है। आगे आपको बताना है भूकंप प्रबलता उसके आयाम पे, तारत्व पे, आवृत्ति पे, आवृत्ति पे, आवृत्ति पे, ठीक है ना। तीक्ष्णता वो पिच पे, पिच पे, ठीक है ना, मतलब उसको पिच को क्या बोलते हैं हिंदी में, तारत्व, तारत्व। तीक्ष्णता जो है ना तारत्व पे, तीक्ष्णता तारत्व पे, ठीक है ना। ध्वनि कितना, क्या हुआ, ध्वनि कितना तीक्ष्ण होगा ना, तो ध्वनि आवृत्ति पे, ध्वनि का तारत्व में ध्वनि का तीव्रता किस पे निर्भर करता है, तीक्ष्णता, तीक्ष्णता हम कह रहे हैं। देखिए कोई भी ध्वनि जो है ना कितनी सुरीली है, कितनी बोल्ड है, ये नहीं नहीं पिच पे, पिच पे, ठीक है, पिच पे निर्भर करता है। हाँ तो तीनों तो अलग है ही, हाँ तीक्ष्णता या तारत्व एक चीज नहीं होता, तीक्ष्णता तारत्व पे निर्भर करता है। तीक्ष्णता, हाँ उसके किताब में ले था तीक्ष्णता जो बोल रहे हैं नहीं, गलत लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ था, अरे गलत लिखा हुआ था, गलत। एनसीईआरटी ऐसा थोड़ा ना कि गलती नहीं करता है, कोई भी बुक परफेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए हाँ, चलिए आगे देखते हैं। और बताइएगा तो दूध में वसा की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है, नहीं, ड्यूटेरोमीटर, ठीक है ना। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं, बिल्कुल सही। बताइएगा तो झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, पॉलीग्राफ, ठीक है ना, पॉलीग्राफ है, पॉलीग्राफ है। आगे आपको बताना है घूमती हुई वस्तु का गति मापने के लिए किसका, तो गाइरोस्कोप का। आगे आपको बताना है घूमती हुई चक्कों की गति प्रति सेकंड मापने के लिए, तो ये अभी बताए थे स्ट्रेबोस्कोप का, ठीक है ना। चक्के का घूमता हुआ गति जो है कौन मापता है, तो स्ट्रेबोस्कोप मापता है। नहीं समझे आप, जो स्पीडोमीटर मान बोल रहे थे ना, जैसे मान लीजिए कोई चक्का है, ठीक है ना, वो घूम रहा है, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ, एक मीटर आता है जो जिसे थर्मल स्कैनिंग वाला मीटर था ना, जैसा कि दूर से ही माप लेते थे टेम्परेचर को, वैसा ही एक मीटर आता है, ठीक है ना। वो सेंसर रीड करके बताता है कि कितना ये प्रति मिनट कितना आरपीएम है, इसका आरपीएम क्या है वो बता देता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग रेल इंजन में किया जाता है, मतलब रेलवे में किया जाता है। देखते होंगे रेलवे के ट्रैक के साइड में इतना इतना बड़ा एल्युमिनियम का बॉक्स लगा होता है ना, वो उसमें स्ट्रेबोस्कोप ही लगा रहता है, ठीक है ना, वही मापता है वो कि कितना स्पीड में गुजरा है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, नो डाउट संवेग कहते हैं। और किसी वस्तु के बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल और समय, बल और समय, आवेग, इंपल्स, ठीक है ना, बल और समय के इंपल्स। और बताइएगा तो इंपल्स का ये इकाई क्या हो जाएगा, आवेग, आवेग जो होता है ना बल गुने समय होता है, ठीक है ना। तो इसका न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, मीटर में न्यूटन सेकेंड, समय सेकेंड, न्यूटन बल, ठीक है ना।
हाँ, किसी का भी वैसे अगर किसी का भी बोल देना कि इसका यूनिट क्या होगा, तो आप घबराइएगा नहीं। जो भी चीज पूछेगा ना, आप सीधा सीधा उसका फार्मूला याद करने का कोशिश कीजिएगा कि क्या इसका कोई फार्मूला हमको याद है। अगर उसका फार्मूला हो जाएगा तो उसमें सारा चीज आ जाएगा, तो उसका उससे कंपोनेंट निकल जाएगा और उसका आप हाँ आराम से निकाल सकते हैं। विभेद सूत्र भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बताइएगा तो रॉकेट का गति उड़ान किस पर निर्भर करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है, ठीक है ना। बताइए तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसके बराबर होता है? बल के बराबर तो बल ही ना कहते हैं, बल के बराबर होता है, हाँ बल कहते हैं, ठीक है ना। संवेग में बल कहते हैं, ठीक है ना, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट प्रयोग में किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है जेट इंजन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। जेट इंजन जो है ना, ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए छोड़ देते हैं इसको, साइंस को, ठीक है ना। साइंस हाँ थोड़ा सा करेंट पूछ लेते हैं। ये साइंस में तो हमको लगता है कि 95% सब चीज सबको आ ही रहा था। ठीक है, साइंस का जो है ना हम बुक ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। हमको करंट पूछते हैं इसमें, साइंस हम करवाएंगे, ठीक है। लास्ट से पहले साइंस जो अटपटा साइंस जो पूछता है एसआई में, जो 3-4 लाइन का लिखा हुआ रहता है, पता ही नहीं चलता है क्या होगा उसका आंसर, हम बुक ढूंढ रहे हैं परफेक्ट को, हम करवा देंगे, ठीक है। ये सब बुक हमको नहीं होता है, हमको ये सब बुक हम कभी जिंदगी में पढ़े ही नहीं है, तो हमको पता ही नहीं कि इसमें क्या कहाँ है। सो तो हाँ, तो इसमें पहली बार हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हम घर गए हुए थे आज अपना नोट्स लाने के लिए, लेकिन पता चला कि वो मम्मी भेज दी। चलिए कुछ देखते हैं इसमें से। इसका जो है ना एसपीडी का लास्ट में जो दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, इसको हम लोग एग्जाम से पहले 5 बार इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। 5 बार, ताकि एक भी क्वेश्चन इसमें से आए तो छूटे नहीं। बीपीएससी वालों के लिए तो विशेष करके बताते हैं कि आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिर्फ आप ये पढ़ लीजिएगा ना, तो अगर 10 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 7 क्वेश्चन इसी में से लिया है। बीपीएससी क्या हुआ, एडिटोरिया बहुत भारी है और उतना वो पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो दोनों का क्वेश्चन लगभग कॉमन है। देखिए करंट तो कॉमन ही रहता है ना, ठीक है ना। बताते हैं क्या है ना, सब वो सब पढ़िए, पीछे का जो दिल है ऑब्जेक्टिव उसके ध्यान में दीजिए। मान लीजिए ऊपर से जो दिया 5 मिनट के लिए, उसमें नया चीज सब दिया ठीक है, वो टॉपिक वाइज तो करवा ही लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो ये 1248 जो दिए हुए हैं ना, इस 1248 को 2-3 बार रिपीट हम कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ? 800 है, अच्छा 812 है, ठीक है, ठीक है करवाइए, ठीक है। इसको लेकिन इसको एक बार पहले अच्छे से फिनिश कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। प्रतियोगिता दर्पण से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के डाल देता है, किससे? प्रतियोगिता दर्पण का अगर आप सही से पढ़े ना तो एक भी करंट नहीं। देखिए मेन बात है, सबसे मेन चीज हम बताते हैं, ठीक है ना। अच्छा कंटेंट का कमी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा कंटेंट का कोई कमी नहीं, जितना संभव हो सकता है वही ना। अब प्रतियोगिता दर्पण क्या है कि वो हर महीने आ रहा है, ठीक है ना। हर महीने कम से कम वो 30 पेज उसमें से होता है जो आपको हर महीने उसमें से पढ़ने वाला होता है, मिनिमम 30 पेज। तो हर महीने 30 पेज कौन सा बच्चा करंट पढ़ता है? अगर 30 पेज हर महीने के हिसाब से पढ़े तो इस बुक को चाट जाएगा, और इस बुक को चाट जाएगा ना तो आपको अगर 10 करंट पूछेगा तो आप उसमें से 9 करंट का जवाब दे दीजिएगा, ये बात गारंटी है। किसी भी एक बुक को आप चाट जाइए, 10 करंट में से आप 9 का आंसर या 8 का आंसर आप पक्का दे पाइएगा, लेकिन कहाँ कोई पूरा कर पाता है। हाँ, तो 2 दिन में खत्म होता है, दिया जाता है, लेकिन उसको जहाँ तक अगर वो भी अगर पूरा कर लेता है तो उसमें सब लगता सारा मिल जाता है। ये क्वेश्चन जो चक्कर में देखते हैं कितना मिले रहता है, तो हम लोग वो पढ़ते हैं बहुत क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा देख लेते हैं, आज वैसे भी टाइम इसके चक्कर में बड़ी बर्बाद हो गया। चलिए बताइएगा, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को, ठीक है ना, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर। आगे बताना है, एंथोरियम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? मिजोरम में, ठीक है ना, एंथोरियम उत्सव मिजोरम में। आगे बताना है, हरिमो शक्ति जो है ये मेघालय राज्य में किया गया है। यह भारत किस देश के साथ किया है? तो मलेशिया के साथ किया है, ठीक है ना। और ये सैन्य अभ्यास था। आगे आपको बताना, चुनाव आयोग के द्वारा जो है अपना राष्ट्रीय आइकन किसको नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को, ठीक है ना। और चुनाव आयोग के द्वारा अपना नेशनल आइकन किसको नियुक्त किया गया? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा भ्रामक लगता है, ठीक है ना, भ्रामक लगता है क्वेश्चन सुनने में, क्योंकि राष्ट्रीय का, ध्यान सुन लीजिए, राष्ट्रीय का ही तो इंग्लिश होता है ना, नेशनल, ठीक है ना, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजकुमार राव, इसमें भी राव है, उसमें भी राव है, राजकुमार राव। और नेशनल आइकन की बात करेगा तो सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों का आंसर अलग है। क्या हुआ? दोनों में अंतर है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। शब्द एकदम स्पष्ट लगाए हुए कि अगर राष्ट्रीय है तो आप लगाइए राजकुमार राव, और अगर नेशनल दे रहा है तो आप लगाइए ये क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर। आप इसको सर्च कीजिएगा ना, हम भी तबाह होते हैं। चलिए आगे आप ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है। चलिए आगे आपको ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? आर.के. गोयल के समिति में किया गया। आर.के. गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कहां पे? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बताना है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यूपी में बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। आगे बताना है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर संसार से सागर से सारांश, ठीक है ना, सागर से सारांश किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये सीबीएसई के द्वारा। शिक्षा वाहिनी पहली बार पिछली बार किया था, और इस बार क्या किया है? तो सागर से सारांश किया है, सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे आपको बताना है, किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान करने का वादा किया है? तो श्रीलंका, ठीक है ना। आगे बताना है, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? बीजिंग, ठीक है ना। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो बीजिंग रहा है। और इसमें देश कौन सा आ जाता था? चार देश, हाँ, चार देश सबसे अंतिम स्थान पाया था, ठीक है ना, IQ एयर इंडेक्स में। और भारत का स्थान क्या रहा था? 8वां स्थान रहा था, ठीक है ना। IQ एयर इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बीजिंग है। और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चार है। चलिए आगे आपको बता रहा है, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है? लद्दाख के द्वारा। आगे बता रहा है, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। अभी अपना भारत आएगा तो देखिएगा क्या होगा। आगे आपको बताना है, किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा। आगे बताना है, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो गोवा में। 36वें इससे पहले गुजरात, ठीक है ना। और 38वें कहां? उत्तराखंड में। आगे बताना है, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिर्देशक यानी कि डीजी कौन बनी है? तो साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर। नाम सब नहीं याद होगा, परेशान नहीं होगा, ठीक है ना। 3-4 बार हम बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे आपको बताना, सिर्फ चुपचाप सुनते रहिए। बताइए, तो यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? नहीं, तो अरविंद बांगची, ठीक है ना। अरविंदम बांगची नियुक्त हुए, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। ग्लास पानी ला दीजिएगा ना। आगे बताइएगा, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? 64, 64वां स्थान रहा है। और ऊर्जा ट्रांजेक्शन उस दिन बताए थे 67 रहा था, ठीक है ना। 67 रहा था, 67 67। बताइएगा, तो किस फुटबॉल, ये छोड़ दीजिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, छोड़ दीजिए। बताइएगा, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बताना, यूरोपीय सांसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? सखारोव, जीना महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी जी को, ठीक है ना, सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किसके द्वारा? तो यूरोपीय सांसद के द्वारा। आगे आपको बताना है, विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111। बताइएगा, चर्चित उत्सव नवा हवा, ठीक है ना, नवा हवा, ठीक है ना, ये हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो कर्नाटक में मनाया गया है। और अभी एक उत्सव पढ़े थे, एंथोरियम उत्सव, ये कहां पे? मिजोरम में, ठीक है ना। आगे बताना है, क्लाउडिया गोल्डस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल अर्थशास्त्र में दिया गया था? चलिए आगे सुनिएगा। बताइए, तो राजस्थान में 3 नए जिले मालपुर और सुजानगढ़ और कुचामन, ठीक है ना, बनने के साथ साथ जो है सो यहाँ पे राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 53, ठीक है ना, 53।
ये बना है मालपुर, सुजानगढ़ और कुचामन, ठीक है ना। मालपुर, सुजानगढ़ और कुचामन, ये नहीं पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा तो ये आपको संख्या पूछ लेगा, ठीक है ना। बताइएगा मझगांव डाक शिप लिमिटेड के द्वारा जो है ना विकसित विध्वंसक जहाज था, ठीक है ना। इसका नाम था इम्फाल। इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था? प्रोजेक्ट 15B के तहत, ठीक है ना। और मझगांव डाक लिमिटेड शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल, ठीक है ना। इम्फाल था, ये कौन किस प्रोजेक्ट के तहत? तो 15B के तहत बनाया गया था। आगे बताना है एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 160, ठीक है ना, 160 में। और याद रखिएगा 28, 38 और 41, 28, 38 और 41 और 160 दोनों का टोटल करेंगे तो होगा 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, ठीक है ना। आगे आप